फिर पापा ने एक बार गुस्से में ये भी कह दिया था, अच्छा सभी डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, देखेंगे कितना कलेक्टर बनते हो। वो एक दिल में चुभ गई बातें। ऐसा लगा कि भगवान अब तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनी तो क्या होगा मेरा। सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में और तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तू है नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इससे यह है कि हम अपने काम करेंगे, बाकी जो रिजल्ट है वो हमने संसार और भगवान के हाथ में छोड़ा है, वो संभाल लेंगे। सन को देखती थी सुबह शाम, जब बाहर पार्क में घूमने जाती थी मॉर्निंग वॉक पे, तो मैं सन से हमेशा कहती थी, आप तो आशा की किरण के भंडार हो, रे ऑफ लाइट के भंडार हो, इस एक आशा की किरण को डूबने मत देना, बस मुझे बचा लेना इस बार, बस उस लिस्ट में कहीं भी मेरा नाम संभाल लेना। तो जिस दिन मैंने लास्ट लिस्ट में अपना नाम देखा तो मैंने सबसे पहले यही बोला, आशा की किरण तो बच गई। यहाँ पे दीपक भी जलाती हूँ, यहाँ पे दीपक जला के रख देती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ भगवान के। तो ये सब मेरा रहा कि मैं जब भी कुछ रोना आता था वो तो इनके पास आ जाती थी, मैं हाथ जोड़ लेती थी और ये सब पॉजिटिव रहता था मेरा उसका। और यहाँ मैं सोती थी, यहाँ मेरा भाई था, वो पढ़ता था दूसरे बेड पे, तो हम लोगों का यही कमरा था, ये कमरा मेरा संसार था। मेरे लिए किसी को दुनिया को जो बोलना है बोलो, मुझे पता था जिसका कुछ नहीं आता उसका वक्त आता है, और मुझे अपने वक्त का इंतजार था। जब प्रीलिम्स दिया उस दिन मंडे था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मंडे था, जिस दिन मेन स्टार्ट हुए उस दिन मंडे था, और जिस दिन अपना रिजल्ट आना था उस दिन भी 12 बजे से मंडे लग गया। तो हमेशा मैं शिव जी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मानिए भोलेनाथ ने मुझे बचा लिया। मेरे यहाँ पे मंदिर में भी मेरी किताबों के बीच में भोलेनाथ की वो लगी हुई है। सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं अपनी कॉपी किताबों में कुछ लिखती थी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये एक बुक है, 1 फरवरी को 2026 मैंने ये लिखा था, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हाथ तुम्हारे हाथों में, मुझ में और तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तू है नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये मेंस के रिजल्ट से पहले लिखा था कि भगवान बचा लेना, सेव मी दिस ईयर एनी हाउ, फाइनल सिलेक्शन प्लीज, रोल नंबर लिखा था। और फिर मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया था, और उसके बाद इंटरव्यू के लिखा था 23 मार्च 26 को कि अपनी मेहनत के दम पे बुने गए सपनों से अब उड़ान होगी, और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब मेरे पिता की पहचान मेरे नाम से होगी, फाइनल सिलेक्शन यूपीपीएससी 2024 प्लीज़ संभाल लेना। और जब गॉड ने मुझे संभाल लिया तो मैंने थैंक यू भी लिखा, और एक मंत्र भी लिखा था, श्लोक, ओम श्री वर्धनाय नमः, थैंक यू गॉड। और एक दिन मैं ऐसी बैठी थी तो मैंने लिखा था एसडीएम रश्मि और डेट डाल दी थी, पर मैं ऐसे सेलेक्ट हुई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो मैंने ये भी लिखा था। बस यही बताना था। बार बार आंसू आ रहे हैं आप। हाँ थोड़ा सा, हाँ भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जब एक स्ट्रगल रहता है ना फीमेल का, एज अ फीमेल, मेल में तो ये होता है कि घर वाले ना पूरी अपॉर्चुनिटी और खुला दे देते हैं कि चलो ठीक है सिलेक्शन है, कहीं भी जाना है आओ। मेरे साथ तो ये स्थिति थी, आपको एक कदम भी बाहर निकलना है तो 10 बार परमिशन लेनी पड़ेगी, ये जाना है ये कर लें, क्यों चले गए क्या चले गए, लड़की के लिए तो कुछ भी करना है 10 बार परमिशन, हर चीज़ के लिए परमिशन। आप ये मान लो सिर्फ सांस लेने की परमिशन नहीं है, मतलब लेनी नहीं पड़ रही, बाकी हर चीज़ की परमिशन, इतना वो सब होता है। और मेल के लिए कुछ नहीं होता। एज अ ट्रेडिशनल फैमिली में आप देखेंगे तो जो फ्रीडम मेल को मिलता है वो फीमेल को कभी नहीं मिलता। फीमेल को जो एक स्वाभिमान और फ्रीडम की बात आती है वो उन्हें अपनी नौकरी से मिलता है। तभी तो कहते हैं कि फीमेल नौकरी होती है तो एम्पावर होती हैं, वो इसलिए एम्पावर होती हैं। आप खुद ही देखिए, जो फीमेल जॉब में नहीं है उसकी वॉइस कैसी होगी, और जो फीमेल जॉब में है उसकी वॉइस कैसी होगी, उसके थॉट कैसे होंगे। तो ये ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। और एक जागरूक हमारी फीमेल भी नहीं है, जो गृहिणी है वो भी जागरूक नहीं है, उन्होंने मान लिया है कि हमारा यही कर्तव्य है और हम इसी के लिए बने हैं। तो ये चेन तोड़नी पड़ेगी अगर हमें आगे जाके जनरेशन को और अपने जो देश है उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि सिर्फ एक के डेवलप होने से तो काम नहीं चलेगा। महिला और मेल दोनों को डेवलप होना पड़ेगा, तभी अपना देश तरक्की करेगा। ऐसे नहीं कर सकता। वो कुछ प्रथाएं तोड़नी पड़ेंगी और मेल को फीमेल का सपोर्ट करना पड़ेगा, और हाथ में हाथ मिला के ही चल सकते हैं सब। बहुत काम कर रहा है। संक्षेपण कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट भी देखा कि पहले शीर्षक लिखते हैं, फिर शब्द सीमा भी बताते हैं एंड में। तो ये सारे फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिए थे पहले ही मेंस से, कि अगर मेरा इस बार मेंस कॉल आ गई तो इस बार मुझे मौके पे छक्का मारना है। ये मैं यस इस बार मैंने तैयार कर लिया था कि मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगी कहीं भी। क्या लग रहा था, डू और डाई सिचुएशन, करो या मरो, या तो मैं पढ़ते पढ़ते जिंदगी भी चली जाए, तो मैं राजी थी इस चीज़ में। काफ़ी हद तक तो ऐसा रहा कि अकेले मैं रूम में रहती थी, बैठ के रो लेती थी अकेले, खुद ही रोती थी अकेले। दूसरे मेंस के बाद तो मुझे लगता है कि
एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मेरी आंखों में आंसू नहीं थे और मैंने छत पे जाके रोया ना हो। मैं मून को देखती थी, मून को देख रही हूँ, सन को देख रही हूँ, ग्रीनरी को देख रही हूँ, मैं इनसे बात करती थी। मैंने अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर लिया था और मैं निष्काम अप्रोच में बिलीव करने लगी थी, इक्वानिमिटी में बिलीव करने लगती थी। मेरी मोह माया एक संसार की दुनिया से ख़त्म सी हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं अपना आगे का जनरेशन ऐसा देख पा रही थी जो हम पिछले इतने सालों में फीमेल को देखते आए हैं कि सिर्फ हाउस होल्ड कोर्स संभालो और फिर फैमिली संभालो, सबकी टेक केयर करो, मेल ब्रेड विनर होगा, आप हाउस होल्ड की टेक केयर बन जाओगी। तो जब फाइनल सिलेक्शन अभी आया है तो मैं उस दिन भी काफ़ी मतलब भावुक हुई कि मैं ये चाहती थी कि एक नौकरी मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी है, स्वाभिमान के लिए। मुझे पसंद नहीं है किसी से कुछ भी मांगना। मैं अपनी फैमिली में भी आज तक मैंने अपने पापा से कभी पैसे नहीं मांगे हैं। वो पूछते थे कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, मैं आज तक इनसे ये नहीं कह पाई कि हाँ मुझे पैसे दे दो, कभी मेरे मुंह से ही नहीं निकला। ओके, आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है वो फेलियर मेरी ज़िंदगी में ना होते ना तो आज मैं इतनी समझदार ना होती और इतना इंटरव्यू में इतना अच्छा ना कर पाती, इतना अच्छे से बोल ना पाती, वही फियर वाली रश्मि बनी रहती। अच्छा। ये सब रहा। और फिर कभी कभार मुझे फैमिली के स्ट्रगल्स बहुत देखने को मिले। मैं कहीं नहीं जाती थी तो मुझे फैमिली वाले ये तक बोल देते थे, इवन मेरे पापा ने अभी रिसेंटली एक मुझे गुस्से में बोल दिया था, वैसे वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, गुस्से में बोल दिया था कि इस लड़की ने हमारी नाक में दम करके रख दिया है, ये कहीं नहीं जाना, इसको हम कहीं कहेंगे यहाँ चल लो वहाँ चल लो, इसको कहीं नहीं जाना, इसको सिर्फ एक ही कमरे में रहना है, ये वो। और ये कहीं भी जाते थे पूरी फैमिली, मैं कहती थी मुझे छोड़ दो भाई, मुझे पढ़ना है, मैं अकेले रह लूंगी, तुम बाहर से ताला लगा जाओ, मैं कहीं नहीं, बाहर से ताला लगा जाओ, मैं घर में रह लूंगी। पर नहीं छोड़ते थे। तो मुझे ऐसा लगता था घर में रह के भी एक स्ट्रगल करना एक लड़की के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो बहुत वो रहा मेरे लिए। क्योंकि ऐसा फील होता था कि काश मेरा अपना घर होता जिसमें कोई मुझसे ये ना कहता कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो या फिर तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अकेले नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि घर वाले कह देते हैं कि तुम्हारा अपना कोई और घर होगा, वो लोग कह देंगे अरे तुम्हारा ये थोड़ी है, तुम अपने वहाँ चली जाओ। तो मुझे लगता है हर लड़की को एक अपना घर जरूर बनाना चाहिए, वो सक्षम बने, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े और अपना एक घर जरूर बनाए, अपने फैमिली वालों को अपने घर में रखो और खूब प्राउड से कहो कि ये हमारा घर है, कोई मायका नहीं, कोई ससुराल नहीं। और लड़कियों को तो बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लड़के तो फिर तक जब नौकरी जब तक लगती नहीं तब तक वो तैयारी करते हैं। लड़कियों को तो गिनती के 2-3 साल मिलते हैं, इतने में ही दबाव बन जाता है। यही दबाव मेरे ऊपर भी था। एक बार को कहते हैं कि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं तो कायनात आपको लग जाती है वहाँ तक पहुँचाने में। मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकता था क्योंकि मैं मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करती थी, तो भगवान मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते थे। मैं ये मानती थी और मैं कहती थी बचा लेना। मैं कन्वर्सेशन में भगवान से करती थी, आसमान से करती थी, मेरे कनेक्शन यूनिवर्स से थे। टीना डाबी मैम बनी थी, तब थोड़ा पता लगा अच्छा यूपीएससी भी कुछ होता है, फिर अवेयरनेस आई। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पीजी के एंट्रेंस दिए, तो मेरा बीएचयू में हो गया था। मिरंडा हाउस जो टॉप नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरी रैंक 1 आई थी मास्टर्स के लिए। मैंने 6 महीने वहाँ एनरोल करा, मैं गई, अप्स डाउन करती थी। बट मेरा स्ट्रगल ऐसा रह गया कि मेरा पूरा टाइम वहाँ जा रहा था और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और मुझे तैयारी करनी थी। तो मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि मैंने वो टॉप नंबर 1 कॉलेज को छोड़ने का डिसीजन लिया। मेरे घर में कोई एग्री नहीं था, पापा तो बिल्कुल नहीं थे। वो बोले थे कि तुम अनसर्टेन फील्ड में आ रही हो, आगे का फ्यूचर यहाँ कुछ नहीं पता, सालों लग जाते हैं, बच्चों का निकलता नहीं है। फिर भी मैं लड़ गई और मैंने कहा मैं छोड़ रही हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो तैयारी करूंगी, अब यहाँ जो होगा देखा जाएगा। बनाते ना अपने आप हाथ चल रहे, बच्चे कह रहे, भाई कह रहा क्यों रो रही हो, अच्छा। जो तुम्हें दुख हो रहा है खुशी हो रही है। मैंने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे ना जब पता चलेगा क्यों रोते हैं। यही चीज में हम 3 पेज लिख के आते हैं मेंस में, बुलेट पॉइंट्स बना लिए हर चीज के कि एंड टाइम पे रिवीजन, क्योंकि 8 पेपर हैं, 4 दिन में लिखने हैं, टाइम होता नहीं है पढ़ने का, अगले दिन फिर 2 पेपर। तो ये सब हुआ, जैसे ये GS1 हुआ, ये सब सारे नोट्स GS1 के हुए। अब देखिए GS2 देखो कितनी आसानी से आएगा। अब जैसे यहाँ पे GS1 खत्म हुआ, यहीं पे देखो GS2 आ गया आधी कॉपी के बाद से, पेपर 2, और इसकी भी चेकलिस्ट ये रही GS2 की, सेम उसी की तरह। और मैं एंड में लिख भी लेती थी, डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देना है, ऑल द बेस्ट। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को जैसे कि पता होगा यूपी PCS 2024 का रिजल्ट आया और हमारे साथ मैम हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, नायब तहसीलदार बन गई हैं मैम। अब इस वीडियो के माध्यम से ये होने वाला है कि अभी तक की इनकी जर्नी कैसी रही, शुरुआत बचपन से लेकर एक तैयारी के दौरान इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो पूरे वीडियो में इनकी सारी रणनीति तो करेंगे ही करेंगे और जो उतार चढ़ाव देखने को मिले वो भी बात करने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा यहाँ इंटरव्यू लेने आए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
जी सर। अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या नाम है और कौन सी आपकी रैंक आई है? जी सर, मेरा नाम रश्मि है और इस बार यूपीपीसीएस में 2024 में मेरी 182 रैंक है और मुझे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार का पद मिला है। अच्छा, रिजल्ट जब देखा आपने तो आप ही ने देखा था कि किसी और ने देखा, दोस्त ने या फैमिली वालों ने? सर जिस दिन रिजल्ट आना था 29 मार्च को, हम सुबह से ही वेट कर रहे थे, पर ये था कि शाम को आता रिजल्ट। रिजल्ट वालों ने इस बार एक मिसाल कायम कर दी अपने आयोग ने कि संडे को रिजल्ट दिया और मेंस के बीच में रिजल्ट दे दिया। मेंस के बीच में रिजल्ट दे दिया तो काफ़ी हद तक बच्चे परेशान रहे और हम भी वेट करते रहे कि 12 बजे तक आए। 12 बजने में जस्ट 10 मिनट थे और मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी फ़ोन लेके और मैंने देखा एकदम से टेलीग्राम पे PDF आई। मैं टेलीग्राम खोल के लेटी थी और फिर मैंने तुरंत अपना नाम उसमें देखा तो रश्मि नाम की काफ़ी लड़कियां होती हैं, पर मैं कोई सरनेम नहीं लगाती हूँ, तो सिर्फ रश्मि है। तो मैंने देखा हाईलाइट हो गया, फिर मगर रोल नंबर मैच कर लो, फिर रोल नंबर मैच करा तो मैंने अपना वो देखा और देखा पोस्ट, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा भाई मेरे साथ था उस रूम में, तो मैंने भाई को बोला कि अवनीश, मेरे भाई का नाम अवनीश है, मैं कहा अवनीश सेलेक्ट हो गई मैं, मेरी नौकरी लग गई, क्योंकि मेरे लिए नौकरी लगना बहुत ज़रूरी था। तो कहा जॉब लग गई भाई, कहता अच्छा। तो मैंने फिर उसको दिखाया कि ऐसे इस पोस्ट पे हुआ है, तो कहता बढ़िया बढ़िया। नीचे पापा थे, उस दिन संडे था, घर वाले भी सब नीचे थे, तो फिर हम नीचे गए, उनको फ़ोन करा और फिर सब में खुशी का माहौल था। तो जब रिजल्ट आया परिवार में तो खुशियां आ गईं, जैसे ही आपके और रिलेटिव्स को पता चला होगा और दोस्त यारों को, तो जब मैसेज कॉल आना शुरू हो जाता है, एक समय बदल जाता है रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बाद, वो पल कैसा लग रहा था? वो सर ऐसा हुआ कि जब मैंने 2 बार मेंस फेल कर दिया था, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे ये दुनिया की रियलिटी पता लग गई थी। जब आप अच्छे वक्त में होते हो तो सब आपके साथ होते हैं, सब कहते हैं ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है, तो सबके आप सब बन जाते हो। पर जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे याद है कि मेरी फैमिली के इनिशियल कुछ मेंबर हैं खास, उनके अलावा किसी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आप कैसा फील कर रही हैं, आप जिंदा भी हैं कि नहीं है, कुछ नहीं। मेरा कहीं आना जाना नहीं होता था, कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा। बट फैमिली का ही एक सपोर्ट रहा कि वो समझते थे इस चीज़ को। और स्पेशली बात करूँ तो मेरे भाई सारा मेरा फॉर्म वर्क संभालता था, मैं सिर्फ पढ़ती थी और मैं उसको बोलती थी ये PDF प्रिंट करानी है, ये निकाल देना, ऐसे। तो ऐसे ही जिस दिन रिजल्ट आया तो इसको बताया था, फिर फैमिली सब थे तो ये सब हुआ। उसके बाद रिलेटिव्स, कज़न, दीदी, सबका आना जाना हुआ, सबके फ़ोन्स हुए, फ्रेंड सर्कल में पता लगा। तो जो कॉलेज के फ्रेंड्स से जिनका कभी कनेक्शन ही नहीं रहा उसके बाद, सब ने मुझे ऐसे फ़ोन कॉल करा, बहन मिल ले, कब मिल रही हो। मैं कभी पहले मिलने की कहती थी तो मुझसे कहती थी अभी टाइम नहीं है, और अब जब आज मैं बन गई तो सब कह रहे अरे मिल लो, कब मिलोगी। तो मुझे लगता है कि पहले तुम पे टाइम नहीं था, आज कैसे टाइम है। तो मैंने लोगों को बदलते हुए देखा कि सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले क्या रहता है। और मैं अपने घर में भी बोल रही थी कि रिजल्ट के बाद से या तो मेरी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी या मैं बैक टू पवेलियन आ जाऊंगी। अच्छा। तो बस मैं आसमान को, डेस्टिनी, यूनिवर्स से विश करती थी कि यूनिवर्स, मेरा नाम रश्मि है, उसे आशा की किरण कहते हैं, द रे ऑफ लाइट। तो मैं सन को देखती थी सुबह शाम, जब बाहर पार्क में घूमने जाती थी मॉर्निंग वॉक पे, तो मैं सन से हमेशा कहती थी आप तो आशा की किरण के भंडार हो, रे ऑफ लाइट के भंडार हो, इस एक आशा की किरण को डूबने मत देना, बस मुझे बचा लेना इस बार, बस उस लिस्ट में कहीं भी मेरा नाम संभाल लेना। तो जिस दिन मैंने लास्ट लिस्ट में अपना नाम देखा तो मैंने सबसे पहले यही बोला, आशा की किरण तो बच गई। तो बस यही मेरा रहा, मतलब ऑलमोस्ट अभी मैं आपको जैसे बताऊंगी अपना शुरू से लेके जर्नी, पर यही रहा कि सबका आना जाना लगा रहा। कल भी रिलेटिव्स आए थे, आज भी हैं, कल भी आने वाले हैं, तो अभी तो ये सब सिलसिला चल रहा है, अभी बिजी चल रहा है, अभी बिजी चल रहा है। अच्छा। जी। शुरुआत कैसे की इसकी? अच्छा। क्यों आप इस लाइन में सिविल सर्विस में जाना चाहते थे? बचपन आपका कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे बीता और इस लाइन में कैसे आए? जी, मेरा जन्म स्थान हाथरस है, पर मैं जन्म के बाद से ही गाजियाबाद में रहती हूँ पिछले लास्ट 26 सालों से। मेरे पापा की पोस्टिंग यही NCR रीजन में रही मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी वो सहारनपुर में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अभी वहाँ पे हैं। तो यहीं पे हम गाजियाबाद में रहे, मेरी स्कूली शिक्षा और कॉलेज यहीं से पूरा हुआ। और यहीं से मेरे अंदर इंस्पिरेशन की बात करें तो बचपन में मैं CID देखा करती थी। जब मैं 6th और 7th 8th 9th में थी तो मुझे CID देखने का
बहुत शौक था, कोप भरने का बहुत शौक था। पापा पुलिस में थे तो वर्दी पहनने का शौक था कि कभी कैप पहनूंगी तो पापा की नहीं पहननी, कभी अपनी पहनूंगी। सिविल क्या पता नहीं था उस टाइम सिविल सर्विसेज क्या होती है, तो हमेशा मेरी फ्रेंड्स भी कहती थी ए तू तो पुलिस वाली ही बनेगी। ऐसे जब 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुई, तब पता लगा सिविल सर्विसेज भी कुछ होती है। टीना डाबी मैम बनी थी, तब थोड़ा पता लगा अच्छा यूपीएससी भी कुछ होता है, फिर अवेयरनेस आई। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पीजी के एंट्रेंस दिए, तो मेरा बीएचयू में हो गया था। मिरांडा हाउस जो टॉप नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरी रैंक 1 आई थी मास्टर्स के लिए। मैंने 6 महीने वहाँ एनरोल करा, मैं गई अप्स डाउन करती थी, बट मेरा स्ट्रगल ऐसा रह गया कि मेरा पूरा टाइम वहाँ जा रहा था और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और मुझे तैयारी करनी थी। तो मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि मैंने वो टॉप नंबर 1 कॉलेज को छोड़ने का डिसीजन लिया। मेरे घर में कोई एग्री नहीं था, पापा तो बिल्कुल नहीं थे। वो बोले थे कि तुम अनसर्टेन फील्ड में आ रही हो, आगे का फ्यूचर यहाँ कुछ नहीं पता, सालों लग जाते हैं, बच्चों का निकलता नहीं है। फिर भी मैं लड़ गई और मैंने कहा मैं छोड़ रही हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो तैयारी करूंगी, अब यहाँ जो होगा देखा जाएगा। मास्टर करने के लिए छोड़ दिया? हाँ, 6 महीने करी और छोड़ दिया। फिर पापा बोले कि अगर तुम नहीं कर रही हो तो एकेडमिक्स कंटिन्यू रखो, साइड में कुछ और कर लो, एक डाइवर्स ऑप्शन के लिए। तो मैंने फिर बीएड में एनरोल लिया था, तो बीएड मेरी चल रही थी और उस टाइम कोविड-19 आ गया था, क्योंकि ग्रेजुएशन 19 में कंप्लीट हुई थी और 20 में मैंने अपना एमएससी छोड़ा था। तो साथ में मैंने फिर बीएड एनरोल कर लिया था 20 में ही। तो वहीं से मैंने फिर अपनी तैयारी शुरू करी। सेल्फ एनसीईआरटीज और जो स्टैंडर्ड बुक यूपीएससी के लिए होती है, वहीं से तैयारी शुरू करी थी यूपीएससी की। तो दिल्ली से बुक ले आई थी, कोचिंग उस टाइम सब बंद थी और मैंने ये भी ठान लिया था कि मुझे घर पे प्रेशर नहीं बनाना है, कि लड़कियों पे एक दबाव रहता है कि पैसा लगा दिया और ना बने तो घर वाले कहेंगे इतना पैसा हमने इस पे लगाया, इससे कुछ ना हुआ। मुझे ये रिग्रेट कभी जिंदगी में चाहिए नहीं था। मुझे लगा अपने दम पे करेंगे, होता है तो ठीक, देखी जाएगी। पहला अटेम्प्ट तो अपने दम पे होगा। पहला अटेम्प्ट दिया, तैयारी करी, एनसीईआरटी पढ़ी, मल्टीपल बार पढ़ी, नोट्स बनाए, पॉलिटी पढ़ी, सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, लगे रहे 24 घंटे दिन रात। फिर जब पहला प्रीलिम्स आया 2021 में यूपीपीसीएस का, वो डिले हो गया था कोविड-19 की वजह से, अक्टूबर में हुआ। तो मेरा फर्स्ट टाइम पे प्रीलिम्स हो गया था। मैंने भी नहीं सोचा था हो जाएगा। फिर 2-3 महीने बाद मेंस था, तो फिर मैं मेंस में लगी। मेंस का मेरे पास उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था क्या होता है, फ्रेशर थी बिल्कुल, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कुछ पता नहीं। फिर भी मेरे मार्क्स इतने डिसेंट आ गए थे, सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, कि मैं 10 मार्क्स से इंटरव्यू फेल कर गई। रीज़न बीइंग उसका ये रहा कि सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स थे, हिंदी में कम मार्क्स रहे मेरे। जब मैं एक बार फेल कर गई तो फिर फेल करने के बाद मैं टेलीग्राम से जुड़ी। टेलीग्राम में मैं उन बच्चों से जुड़ी जो उस बार मेंस क्वालिफाई करे थे, तो मैंने फिर उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिएगा। वहाँ पे मैं बहुत सारे मेंटर्स से मिली, सर्स से मिली, तो वहाँ पे जो सेलेक्टेड हो गए बाद में, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी। काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे हेल्प करा, बताया कि क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगी। वहाँ से मैंने अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करी, डेटा एनरिचमेंट करा, अपने नोट्स में फ्लो चार्ट बनाना सीखा, एग्जाम्पल डाले, इथिक्स में एग्जाम्पल डाले, ऐसे को कैसे अच्छा करें वो सीखा, और हिंदी में जहाँ मेरे सबसे कम मार्क्स आते थे उसकी स्ट्रेटेजी सीख ली, और जो टॉपर्स बताते हैं वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और मेरी जर्नी में जो मैं सब बताऊं तो एक मोहम्मद हसीन सर हैं जो पहले से अभी खनन विभाग में सिलेक्टेड हैं, और अभी इस साल भी वो नायब तहसीलदार हुए हैं मेरे साथ ही। तो उनने मुझे बताया कि इस तरीके का डेटा एनरिचमेंट टॉपर लोग अपनी कॉपी में यूज़ करते हैं। तुम जो लिख रही हो वो जनरल कंटेंट है, उसमें तुम्हें एवरेज मार्क्स मिलेंगे, सिलेक्शन लेना है तो हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए। तो उन्होंने मुझे कंटेंट प्रोवाइड कराया, मैंने उस कंटेंट को फिल्टर करा, नोट्स बनाए। अगर वो कंटेंट मेरे पास नहीं होता और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। तो उनका मेरी लाइफ में ऐसा था कि अगर आज उन्होंने मुझे वो मेरी कॉपियाँ चेक ना करी होती, एक एक पॉइंट को ना सुधारा होता, तो आज मेरे मार्क्स इतने अच्छे ना होते कि मैं इंटरव्यू तक पहुँच पाती। तो मैं उनको तो बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी, और इवन मेरी पूरी फैमिली उनके लिए आभार करेगी कि उन्होंने मेरा इस तरीके से साथ दिया, और अपना जॉब से भी टाइम निकाल के वो मेरी कॉपीज़ चेक कर लेते थे। और एक और सर थे, जैसे सर तो बहुत सारे रहे, शांतन सिसनवर सर हैं जो अभी एसडीएम हैं वाराणसी में, उनके ग्रुप में मैं अटैच थी 2023 से। उन्होंने एक जो मेंस क्वालिफाई करे थे ग्रुप बनाया था, वहाँ पे वो बच्चों को गाइड करते थे। काफ़ी कुछ रहा सबका, और कुछ ऐसे भी थे कि जब मेरा 23 में नहीं हुआ तो उन लोगों ने साथ छोड़ दिया मेरा। अच्छा। हाँ, साथ छोड़ दिया ये सोच के कि उनको लगता है ना कि अरे इसका हो जाएगा तो साथ रहेंगे, बोल रहे थे तुम बन जाओगी। और जब मेरा नहीं हुआ तो उन लोगों ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं। 23 के बाद फिर कनेक्शन नहीं रहा और फिर नहीं हुआ।
और पूछा भी नहीं, तो मैंने लोगों के कलर देख लिए कि कौन आपके फेलियर्स में भी साथ है और कौन सक्सेस होने के बाद भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो मैं सबको यही प्रेरणा देने जाऊंगी कि आप उन लोगों से जुड़ें जो आपके फेलियर्स और सक्सेस दोनों में आपको इंसानियत के नाते जुड़े हैं, रेदर देन आपके पद के नाते से जुड़े हैं या फिर मेटेरियलिस्टिक गोल से जुड़े हैं। तो ये चीज़ रही। और सर ये बताना चाहूँगी कि मैं शुरुआत से अच्छी एक पढ़ने में ज़्यादा मतलब एवरेज स्टूडेंट रही। 8th-9th में मेरी मैथ कमज़ोर थी तो मुझे रीटेस्ट देखने को भी मिलते थे, पर 10th से लेके मैंने फ्लो पकड़ा और फिर मेरे अच्छे स्कोर ही रहे। अच्छा मैंने एकेडमिक्स रखा, अपना ग्रेजुएशन में मेरी अच्छी परसेंटेज रही। मैंने मास्टर्स भी करी है बीएड के बाद जूलॉजी में, उसमें भी मेरी अच्छी परसेंटेज रही। बीएड भी करा और काफ़ी हर्डल तो ऐसे रहे कि मेरा प्रीलिम्स होता था और उसी टाइम पे मेरे कभी बीएड के पेपर है, एक दिन पहले अगले दिन मेरा प्रीलिम्स है। तो काफ़ी हर्डल्स रहते थे कि इसका भी पढ़ना है उसका भी पढ़ना है। पर एक बार को कहते हैं कि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं तो कायनात आपको लग जाती है वहाँ तक पहुँचाने में। मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकता था क्योंकि मैं मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करती थी, तो भगवान मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते थे। मैं ये मानती थी और मैं कहती थी बचा लेना। मैं कन्वर्सेशन में भगवान से करती थी, आसमान से करती थी, मेरे कनेक्शन यूनिवर्स से थे। हाँ, और क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लगी थी 2023 के बाद। जब फेलियर करते हैं ना आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्सेस का पार्ट होते हैं आपके, आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है वो फेलियर मेरी ज़िंदगी में ना होते ना तो आज मैं इतनी समझदार ना होती और इतना इंटरव्यू में इतना अच्छा ना कर पाती, इतना अच्छे से बोल ना पाती, वही फियर वाली रश्मि बनी रहती। ये सब रहा। और फिर कभी कभार मुझे फैमिली के स्ट्रगल्स बहुत देखने को मिले। मैं कहीं नहीं जाती थी तो मुझे फैमिली वाले ये तक बोल देते थे। इवन मेरे पापा ने अभी रिसेंटली एक मुझे गुस्से में बोल दिया था, वैसे वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, गुस्से में बोल दिया था कि इस लड़की ने हमारी नाक में दम करके रख दिया है, ये कहीं नहीं जाना, इसको हम कहीं कहेंगे यहाँ चल लो वहाँ चल लो, इसको कहीं नहीं जाना, इसको सिर्फ एक ही कमरे में रहना है, ये वो। और ये कहीं भी जाते थे पूरी फैमिली, मैं कहती थी मुझे छोड़ दो भाई, मुझे पढ़ना है, मैं अकेले रह लूंगी, तुम बाहर से ताला लगा जाओ, मैं कहीं नहीं, बाहर से ताला लगा जाओ, मैं घर में रह लूंगी। पर नहीं छोड़ते थे। तो मुझे ऐसा लगता था घर में रह के भी एक स्ट्रगल करना एक लड़की के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, वो बहुत वो रहा मेरे लिए। क्योंकि ऐसा फील होता था कि काश मेरा अपना घर होता जिसमें कोई मुझसे ये ना कहता कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो या फिर तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अकेले नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि घर वाले कह देते हैं कि तुम्हारा अपना कोई और घर होगा, वो लोग कह देंगे अरे तुम्हारा ये थोड़ी है, तुम अपने वहाँ चली जाओ। तो मुझे लगता है हर लड़की को एक अपना घर जरूर बनाना चाहिए, वो सक्षम बने, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े और अपना एक घर जरूर बनाए, अपने फैमिली वालों को अपने घर में रखो और खूब प्राउड से कहो कि ये हमारा घर है, कोई मायका नहीं, कोई ससुराल नहीं। और लड़कियों को तो बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लड़के तो फिर तक जब नौकरी जब तक लगती नहीं तब तक वो तैयारी करते हैं। लड़कियों को तो गिनती के 2-3 साल मिलते हैं, इतने में ही दबाव बन जाता है। यही दबाव मेरे ऊपर भी था। काफ़ी हद तक तो ऐसा रहा कि अकेले मैं रूम में रहती थी, बैठ के रो लेती थी अकेले, खुद ही रोती थी अकेले। दूसरे मेंस के बाद तो मुझे लगता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मेरी आंखों में आंसू नहीं थे और मैंने छत पे जाके रोया ना हो। मैं मून को देखती थी, मून को देख रही हूँ, सन को देख रही हूँ, ग्रीनरी को देख रही हूँ, मैं इनसे बात करती थी। मैंने अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर लिया था और मैं निष्काम अप्रोच में बिलीव करने लगी थी, इक्वानिमिटी में बिलीव करने लगती थी। मेरी मोह माया एक संसार की दुनिया से ख़त्म सी हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं अपना आगे का जनरेशन ऐसा देख पा रही थी जो हम पिछले इतने सालों में फीमेल को देखते आए हैं कि सिर्फ हाउस होल्ड कोर संभालो और फिर फैमिली संभालो, सबकी टेक केयर करो, मेल ब्रेड विनर होगा, आप हाउस होल्ड की टेक केयर बन जाओगी। और मुझे ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी थी, मुझे एक बदलाव लाना था जो कि अपनी गवर्नमेंट कहती है कि नारी शक्ति से विकसित भारत का गोल बनाएंगे 2047। मैं मन में सोचती थी कैसे नारी शक्ति से विकसित भारत होगा जब तक कि नारी शक्ति को एक शक्ति नहीं मिलेगी, उनको जागरूकता नहीं मिलेगी, कौन उनको बताएगा उनके बारे में कि उनको ये ऐसे करना है। मैं मन में कहती थी रश्मि नहीं, भगवान आपको बचाना पड़ेगा, मुझे कैसे भी बचाना पड़ेगा, सेम मुझे उसमें मत ढकेलना, मैं नहीं जाना चाहती। तो भगवान बचाते हैं, आप बिलीव करो, भगवान बचाते हैं। और मैं अपनी अब आपको वैसे बताती हूँ कि मेरा प्रिपरेशन कैसा रहा। तो अभी आपने बोला रोने का, हाँ, कितनी बार आप रोए हैं अकेले में? हाँ, और ये आंसू किसी को पता नहीं चल पाए हैं। अभी रिसेंटली मैं बताऊं कब रोई। अभी भी आंसू आ गए थे जी 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 जी, अभी रिसेंटली मैं बताऊं मैं कब रोई। अभी जब हमारा उसका रिजल्ट नहीं आया था मेंस का, तो इससे पहले हमारे यूपीपीसीएस का कैलेंडर आ गया था इस साल का। तो इस साल के यूपीपीसीएस के कैलेंडर में जो इस साल की प्रीलिम्स की डेट थी वो दिसंबर में कर दी। तो आई वाज क्राइंग कि अगर मेरा मेंस में नहीं हुआ तो इस साल का प्रीलिम्स भी दिसंबर में, मतलब ये साल पहले शुरू होने से पहले ही ख़त्म करवा दिया इन्होंने और मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई एम लिटरली क्राइंग
क्राइंग। तो मेरे जिनका मैंने नाम लिया आपके सामने, उन सर ने बोला कि रश्मि तुम फालतू में रो रही हो, तुम्हारा तो मेंस में हो जाएगा और तुम इसी साल सेलेक्ट हो जाओगी, तुम बिलीव करो, मार्क माय वर्ड्स। उन्होंने कहा इस डेट को लिख लो आज, तुम देखना जिस दिन मेंस का रिजल्ट आएगा और जब तुम फाइनल सिलेक्शन हो जाओगी ना, उस डेट को खोल के देखना तुम उस दिन बताना कि मैं सर हो गई सेलेक्ट। तो मैंने उस डेट को कॉपी पे लिख लिया और बंद कर दिया था। पर जिस दिन फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा मेंस में, तो मैंने उनको बोला कि हो गया। कह रहे हमें पता था तुम्हारा हो जाएगा, मैंने कॉपीज़ देखी हैं तुम्हारी। फिर इंटरव्यू हमने दिया, इंटरव्यू में भी मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया, पर फिर भी फियर रहता है फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जब फाइनल सिलेक्शन अभी आया है तो मैं उस दिन भी काफ़ी मतलब भावुक हुई कि मैं ये चाहती थी कि एक नौकरी मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी है, स्वाभिमान के लिए। मुझे पसंद नहीं है किसी से कुछ भी मांगना। मैं अपनी फैमिली में भी आज तक मैंने अपने पापा से कभी पैसे नहीं मांगे हैं। वो पूछते थे कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, मैं आज तक इनसे ये नहीं कह पाई कि हाँ मुझे पैसे दे दो। कभी मेरे मुंह से ही नहीं निकला। मुझे किसी से मांगना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप अपने फैमिली मेम्बर हैं या फिर जो भी आपके क्लोज वन है ना, अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि किसी को मांगने की या कहने की ज़रूरत ना पड़े। आपको समझनी चाहिए कि उसको क्या नीड है। जहाँ कहने की ज़रूरत पड़ रही है फिर वो चीज़ें बेकार है। और इस फेज़ में तो लगता भी है कि अब आपको देना पसंद है या आप दूसरों के लिए करें रेदर देन हम किसी से मांगें। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और भगवान ने मुझे ये सिलेक्शन दिया, मैं इसकी बहुत आभारी हूँ। अच्छा, परिवार के बारे में बताना चाहेंगी, कितने भाई बहन हैं आप, बड़े हैं या छोटे हैं? मेरा एक बड़ा भाई है, मुझसे 2 साल बड़ा है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। वो बीटेक कर रहे हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज और काफ़ी PSU के उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं। तो अभी वो भी हैं। और फिर सेकंड नंबर पे मैं हूँ और मेरी एक 2 यंगर सिस्टर हैं। वो एक जो है वो BA सेकेंड ईयर में है और एक अभी 9th स्टैंडर्ड में है। तो ये और मेरे मम्मी पापा हैं, मम्मी गृहिणी है और पापा पुलिस में हैं और ये छोटी सी मेरी फैमिली है। अच्छा, एक लड़की के ऊपर प्रेशर भी आता है तैयारी के दौरान, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार तो कि आगे घर भी बसाना है, ये कैसी समस्याएं होती हैं। तो ऐसी भी बातें सामने आने लगी होंगी बीच में। जब मेरा अभी मेंस नहीं हुआ और ये वो 2023 वाला मेंस नहीं हुआ था और ये इस वाले रिजल्ट में बहुत डिले हो गया था और तो घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि अरे उम्र हो रही है, लड़का देखो। इतनी उम्र है नहीं जितना घर वाले बौकाल मचा देते हैं, ये गलत है घर वालों के लिए। मैंने सबको बोला कि रिजल्ट तो आने दो। इन्होंने फिर भी मुझे 1-2 लोगों के वो करे, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने कहा मुझे बिलीव था कि भगवान मुझे बचा लें शायद। तो एक बार को मेरे फादर ने भी बोल दिया था कि अरे तो क्या हो गया, लड़कियों का तुम जीवन कैसे देख पा रही हो, लड़कियों को तो हमेशा झुक के रहना पड़ता है। मैं कहा पापा क्यों झुक के रहना पड़ता है, मैं तो ये मानती हूँ ना दबो ना दबाओ, ना खुद दबो ना किसी से दबा कोई लड़का हमें क्यों दबाए और हम किसी को ना दबाएं, इक्वल रहो ना। पापा कह रहे ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा पापा वो ट्रेडिशन ही तो ख़त्म करना है, आजकल दोनों ही मेहनत करके आगे आ रहे हैं, तो दबना दबाना क्यों, हक से रहो, बराबरी का रहो। तो पापा शांत हुआ। फिर पापा ने एक बार गुस्से में ये भी कह दिया था, अच्छा सभी डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, देखेंगे कितना कलेक्टर बनते हो। वो एक दिल में चुभ गई बातें। ऐसा लगा कि भगवान अब तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनी तो क्या होगा मेरा, मैं वहीं पिस जाऊंगी। तो वो आंख में चलती थी, वो बातें मन में चलती थी कि सब लड़कियां डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगी तो समाज कैसे चलेगा। फिर लगा कि नहीं रश्मि बनेगी, तू बनेगी, क्योंकि तुझे और लड़कियों को बढ़ावा देना है कि कैसे बिना पैसे के, बिना रिसोर्सेज के, बिना कोचिंग के, सिर्फ डिजिटल मीडिया से पढ़ के और खुद के नोट्स बना के कि फाइनल सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, ये दुनिया की लड़कियों को बताना है। और हर उस लड़की को एक मतलब इंस्पिरेशन देनी है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए, तुम्हें ज़रूरत है सिर्फ इसकी नॉलेज की और अवेयरनेस की, और फिर तुम कर जाओगी। बस यही बताना था। बार बार आंसू आ रहे हैं आप। हाँ थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जब एक स्ट्रगल रहता है ना फीमेल का, एज अ फीमेल। मेल में तो ये होता है कि घर वाले ना पूरी अपॉर्चुनिटी और खुला दे देते हैं कि चलो ठीक है सिलेक्शन है, कहीं भी जाना है आओ। मेरे साथ तो ये स्थिति थी, आपको एक कदम भी बाहर निकलना है तो 10 बार परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जाना है, ये कर लें, क्यों चले गए, क्या चले गए। लड़की के लिए तो कुछ भी करना है 10 बार परमिशन, हर चीज़ के लिए परमिशन। आप ये मान लो सिर्फ सांस लेने की परमिशन नहीं है, मतलब लेनी नहीं पड़ रही, बाकी हर चीज़ की परमिशन, इतना वो सब होता है। अब मेल के लिए कुछ नहीं होता। एज अ ट्रेडिशनल फैमिली में आप देखेंगे तो जो फ्रीडम मेल को मिलता है वो फीमेल को कभी नहीं मिलता। फीमेल को जो एक स्वाभिमान और फ्रीडम की बात आती है वो उन्हें अपनी नौकरी से मिलता है। तभी तो कहते हैं कि फीमेल नौकरी होती है तो एम्पावर होती हैं। वो इसलिए एम्पावर होती हैं, आप खुद ही देखिए, जो फीमेल जॉब में नहीं है उसकी वॉइस कैसी होगी और जो फीमेल जॉब में उसकी वॉइस कैसी होगी, उसके थॉट कैसे होंगे। तो ये ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। और एक जागरूक हमारी फीमेल भी नहीं है, जो गृहिणी है वो भी जागरूक नहीं है। उन्होंने मान लिया है कि हमारा यही कर्तव्य है और हम इसी के लिए बने हैं।
तो ये चेन तोड़नी पड़ेगी अगर हमें आगे जाके जनरेशन को और अपने जो देश है उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि सिर्फ एक के डेवलप होने से तो काम नहीं चलेगा। महिला और मेल दोनों को डेवलप होना पड़ेगा, तभी अपना देश तरक्की करेगा। ऐसे नहीं कर सकता। वो कुछ प्रथाएं तोड़नी पड़ेंगी और मेल को फीमेल का सपोर्ट करना पड़ेगा, और हाथ में हाथ मिला के ही चल सकते हैं सब। तो ये चीज़ रही। और काफ़ी घर में भी यही स्ट्रगल रहता था कि इवन घर में किसी का क्लोज में भी शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, कोई है, रश्मि नहीं गई जी, रश्मि नहीं गई, सबका ये कहना, ये नहीं जाएगी जी, ये नहीं जाएगी, पता नहीं एक दिन में क्या हो जाएगा। मेरे पापा अक्सर कहते थे, फैमिली वाले कहते थे, इवन कभी कभार तो मेरा भाई भी कह देता था, एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में क्या हो जाएगा, साल भर पढ़ते हो। मैं उसको कैसे बताती पापा को कि एक दिन में क्या हो जाता है, मेरा मेंटल पीस खराब हो जाएगा, और जो कि मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही मानिए कि मैं भी पढ़ रही हूँ, मैंने कोई फंक्शन अटेंड कर लिया, 4 लोगों को देखा, उनकी फंक्शन देखी, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, किसी ने मुझसे कुछ बात करी, मुझे वो पसंद नहीं आई, 4 दिन के लिए मेरा मेंटल पीस खराब हो गया। उससे मेरी पढ़ाई कितनी हैम्पर हो गई, जहाँ मैं 4 दिन में कितना कुछ पढ़ लेती। तो मैं अकेले रह के पढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी। जैसे कहते हैं ना, डिलाइटेड इन अ सॉलिट्यूड, एकांत में आनंदित, मेरी वो स्टेट हो चुका था। मैं बिलीव करने लगी थी इक्वानिमिटी में, इमोशनल इंटेलिजेंस में। और एक टाइम पे मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट जो फेलियर फेस कर रहा है उसको अपने आप को चिकना घड़ा बना लेना चाहिए। दुनिया ताने दे रही है तो वो चिकनेपन के जाने फिसल जाएं, आप फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरा कान बराबर में। काम की बात है तो माइंड में ले जाओ, माइंड बीच में दिया है, वरना दूसरे कान से तुरंत बाहर निकाल दो। कोई भी किसी की बात सुननी ही नहीं है, बस लाइटली लेके हाँ ठीक है भैया बोल लो, जी भैया करके टाल दो। मैंने ये सीख लिया था, किसी को दुनिया को जो बोलना है बोलो। मुझे पता था जिसका कुछ नहीं आता उसका वक्त आता है, और मुझे अपने वक्त का इंतज़ार था। तो वो 29 मार्च का दिन था जिस दिन मेरा वक्त आया। और आप मानेंगे नहीं, जब प्रीलिम्स दिया उस दिन मंडे था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मंडे था, जिस दिन मेन स्टार्ट हुए उस दिन मंडे था, और जिस दिन अपना रिजल्ट आना था उस दिन भी 12 बजे से मंडे लग गया। तो हमेशा मैं शिव जी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मानिए भोलेनाथ ने मुझे बचा लिया। मेरे यहाँ पे मंदिर में भी मेरी किताबों के बीच में भोलेनाथ की वो लगी हुई है। तो मैं हमेशा सोती थी, तो मैं लास्ट ईयर महाकाल गई थी, तो मैं विश करके आई थी उनसे, महाकाल मेरा जो फेलियर्स का काल चल रहा है इसको लेके जाना, और मेरा इस बार फाइनल सिलेक्शन करवाना। तो मानिए कि महाकाल ने मेरा फाइनल सिलेक्शन करवाया, और आगे तक वो मुझे लेके आए हैं यहाँ तक, और आगे तक मैं उनसे कहती हूँ कि आप मतलब आगे तक रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बीच बीच में बहुत भावुक हो जाती थी, तो मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी, मैं चुप रहना पसंद करती थी। आई एम वेरी लाइक कि कुछ बोलना नहीं है, और जब कोई गलत बोल दे तो चुप रहना नहीं है। गलत बात पे चुप रहना पसंद नहीं है, और अननेसेसरी बोलना पसंद नहीं है। कोई कह सकता है कि हाँ ज़्यादा बोलती है, गलत बात बर्दाश्त नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि किसी को गलत बोलो तो सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ आपने सही जवाब नहीं दिया ना, तो आप उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं अपनी कॉपी किताबों में कुछ लिखती थी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये एक बुक है, 1 फरवरी को 2026 मैंने ये लिखा था, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हाथ तुम्हारे हाथों में, मुझ में और तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तू है नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये मेंस के रिजल्ट से पहले लिखा था कि भगवान बचा लेना, सेव मी दिस ईयर एनी हाउ, फाइनल सिलेक्शन प्लीज, रोल नंबर लिखा था। और फिर मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया था, और उसके बाद इंटरव्यू के लिखा था 23 मार्च 26 को कि अपनी मेहनत के दम पे बुने गए सपनों से अब उड़ान होगी, और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब मेरे पिता की पहचान मेरे नाम से होगी, फाइनल सिलेक्शन यूपीपीएससी 2024 प्लीज़ संभाल लेना। और जब गॉड ने मुझे संभाल लिया तो मैंने थैंक यू भी लिखा, और एक मंत्र भी लिखा था, श्लोक, ओम श्री वर्धनाय नमः, थैंक यू गॉड। और एक दिन मैं ऐसी बैठी थी तो मैंने लिखा था SDM रश्मि, और डेट डाल दी थी, पर मैं एज ए सेलेक्ट हुई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो मैंने ये भी लिखा था। मैं आपको अपनी किताबें भी बताऊंगी जो एक्स्ट्रा में पढ़ती थी मैं। आज से कुछ टाइम पहले मेरे पापा 2026 के लिए मेरी नई डायरी लाए थे। तो मैं अपने मन में सोचा था कि भगवान इस डायरी को मैं जब ही लिखना शुरू करूँगी जब या तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी। तो इस डायरी के पहले पन्ने पे मैंने कुछ लिखा था, वो आपको दिखाना चाहूँगी। इस डायरी के पहले पन्ने पे मैंने लिखा था 20 मार्च को 2026 को वही लाइन लिखी थी, सेव मी दिस ईयर, फाइनल सिलेक्शन नीडेड, और उस होली PDF में मेरा नाम हो, रोल नंबर हो, और यूनिवर्स की सारी पावर, प्लीज़ मेरा सिलेक्शन बचा लेना। और थैंक यू लिखा है जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन। ये सब मैंने लिखा था, और अब मैं जब इस डायरी को आगे लिखूंगी तो मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत के साथ लिखूंगी 2026।
अच्छा, ये सारी की सारी इतना विश्वास अपने आप पे होना, अपनी मेहनत पे होना जी। और तैयारी जो आप कर रहे थे, खुद से कर रहे थे, कोचिंग नहीं ली, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते रहे और कैसे तैयारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो आपने मेंटोर तो बता ही दिए आपके थे, लेकिन खुद अपनी तरफ से क्या कर रहे थे? अपनी तरफ से ये था कि मेंटोर तो मुझे बहुत बाद में मिले हैं मेरी जर्नी में, बाकी इससे पहले जो मेरी प्रिपरेशन रही वो ऐसी रही कि मेरे अंदर लगन पहले से थी। मतलब मेरी आदत ये है कि मैं लगी रहती थी, नहीं भी आ रही हैं चीज़ें, गलत भी लिख रही हूँ बट लिखना है ये चीज़। तो मेरी नोट मेकिंग की आदत थी, तो मैं डिजिटल कंटेंट पढ़ती थी, उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी। ऐसे ही मैंने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। आप देख सकेंगे कि मेरी मेंस की सिर्फ इतनी सी बुक है। अच्छा। ये सिर्फ मेरी जो दिख रहा है यही है मेरी मेंस की पढ़ाई, सिर्फ इतनी सी बुक, और लोगों की इतनी सारी होती हैं। और यहाँ जो किताब रखी है ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पॉलिटी रखी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने हाँ, ये मैं हट आपको गए हैं। बिल्कुल मैं आपको अपनी पॉलिटी की कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से पढ़ते थे हम। देखिए मतलब किस तरीके से पढ़ाई की गई है, ये हालत है मेरी पॉलिटी की। आप इसको देखिए, शुरू में भी आप देखिए इस तरीके की कुछ हालत है मेरी बुक की, पॉलिटी की ऐसे। तो मैं इसी में ऐड ऑन करती रहती थी। मेंस भी मैं इसी से पढ़ती थी, प्रीलिम्स भी पढ़ना था मुझे इसी से, तो मैं प्रीलिम्स के बेसिस पे कुछ वहीं पे नोट डाउन कर लेती थी जहाँ स्पेस मिलता था, और मेंस के बेसिस पे मैं ऐड ऑन करती रहती थी, शीट लगा लेती थी इसमें। जैसे प्रीएम्बल से हमेशा क्वेश्चन आता है तो ऊपर लिख लिया इंट्रोडक्शन ये होगा, और क्या पूछे जाएगा मेंस में वो एक्स्ट्रा लिख लिया यहाँ पे ऐसे। वैसे ही अब मेरी मतलब बुक की ये बुक मेरी वन ऑफ द फेवरेट थी, मैं सबसे ज़्यादा बार इसी को पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था इस बुक को पढ़ने में। तो आप ये मतलब देख सकते हैं कि ये इस तरीके की हालत कुछ हो गई थी कि अब मैं इसे दोबारा भी खोलती हूँ तो मुझे लगता है मैंने ही पढ़ी है, ये मैंने ही करा है, मुझे बिलीव खुद नहीं होता है अब ये सब मैंने ही पढ़ा है, ये सब मैंने ही करा है। कुछ तो ऐसे चैप्टर थे कि इतने रंग बिरंगे हो गए थे कि मुझे खुद नहीं पता कि ये इस तरीके की पढ़ाई मैंने करी है। मतलब इस बुक को कम से कम मैंने अब तक की जर्नी में, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, ऐसा रहा। और मैं आपको अभी अपने मेंस के कुछ नोट्स भी दिखाना चाहूँगी बच्चों को इंस्पिरेशन करने के लिए। तो मैं ये दिखाऊंगी कि ये मेरी मेंस की एक बुकलेट है, इसमें ही मेरा GS1 है, इसमें ही GS2 है और इसमें ही GS3 है। अब आप कहेंगे तीनों सब्जेक्ट एक में कैसे, तो वही मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले है ये सिलेबस। सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी पढ़ रहे हैं, डेस्क पे सिलेबस हो। ये UPPSC का सिलेबस है, ये सारा सिलेबस हुआ। उसके बाद अब खोलते हैं, देखो आपको दिखाऊंगी, ये चेकलिस्ट है GS1 की, काम जो बाद में करना है, नोट डाउन रिफाइन पॉइंट्स, PYQ एनालाइज करने हैं, नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लेना है। ये मैं लिख लेती थी पहले ही कि अगर मेंस क्वालिफाई, वो मेंस के लिए कॉल आ गई तो कैसी चीज़ों को करना है, ये मैं पहले ही बना के रख लेती थी, जैसे कि मुझे बाद में टाइम मतलब बच जाए मेरा, मतलब 10 जगह भटकना ना पड़े। अब देखिए यहाँ से मेरा GS1 शुरू हो गया, पेपर 1 लिख रहा है ना। अब जैसे साइलेंट फीचर ऑफ सोसाइटी लिख रहा है तो सोसाइटी का वो पोर्शन मैंने इतने से उसमें कवर कर लिया। यहाँ से सेकंड टॉपिक शुरू हुआ लिबरलाइजेशन, ये इतने से में कवर हो गया। तो मैंने नोट्स इतने क्रिस्प बना लिए थे डाटा एनरिचमेंट के साथ कि इतने से, जैसे एक नया टॉपिक शुरू हुआ यहाँ ग्लोबलाइजेशन का, तो वो इतने में कवर हो गया। यही चीज़ में हम 3 पेज लिख के आते हैं मेंस में, बुलेट पॉइंट्स बना लिए हर चीज़ के कि एंड टाइम पे रिवीजन, क्योंकि 8 पेपर हैं, 4 दिन में लिखने हैं, टाइम होता नहीं है पढ़ने का, अगले दिन फिर 2 पेपर। तो ये सब हुआ, जैसे ये GS1 हुआ, ये सब सारे नोट्स GS1 के हुए। अब देखिए GS2 देखो ये कितनी आसानी से आएगा। अब जैसे यहाँ पे GS1 खत्म हुआ, यहीं पे देखो GS2 आ गया आधी कॉपी के बाद से, पेपर 2, और इसकी भी चेकलिस्ट ये रही GS2 की, सेम उसी की तरह। और मैं एंड में लिख भी लेती थी, डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देना है, ऑल द बेस्ट। अपने आप को ही मैं लिख लेती थी, और ये भी लिख लेती थी कि बाद में क्या क्या ऐड ऑन करना है, प्रहार से ऐड करना है, मेंस 365 से ऐड करना है, कंपस से ऐड करना है, कि अगर मेंस का कॉल आता है तो ये काम पेंडिंग है, करने हैं आपको मेंस से पहले। तो ये GS2 रहा ऐसे। ये GS2 के कुछ नोट्स हैं जो मैं यहाँ से पढ़ लेती थी, रिवाइज करती थी। कुछ लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके बहुत परेशान रहते हैं कहाँ से पढ़ें, मैंने उसके भी स्पेसिफिकली नोट्स बना लिए थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है, म्यांमार के रिलेशन है, इजराइल के साथ रिलेशन है, और नेपाल के साथ रिलेशन है, श्रीलंका के साथ हैं, चैलेंजेस क्या हैं इनके, पाकिस्तान के साथ क्या हैं। तो मुझे 10 कंटेंट भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे लिए 4 पेज के नोट्स ही बहुत थे। ये आपका नोट्स देख के ऐसा लग रहा है जी कि सब कुछ इसी में है आपका हाँ, पढ़ने का, exactly. सारी। हाँ, तो जब आप देखिए इंडिया US है जो ज़्यादातर पेपर में आता है, तो इसमें मैंने इनके क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं वो सब लिखा हुआ है, चैलेंजेस क्या हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो अब मैंने इतने से कंटेंट में मैंने ये 25 मतलब इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने
कितना कम उसमें इतना सारा कंटेंट करा हुआ है, तो रिवाइज करने में मुझे कितना आसान होगा। भले ही मुझे नोट्स बनाने में टाइम लगा, पर इन्होंने मेरा टाइम बचा लिया बाद में। ये चीज़ हुई। अब देखिए यहाँ से ही मेरा GS3 शुरू होगा, ये GS2 यहाँ खत्म होगा, और बाकी का पॉलिटी वाला सेक्शन में यहाँ से पढ़ती थी GS2 में। अब GS3 देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा। GS3 पेपर 3 आ गया लिखा हुआ, और इसकी भी चेकलिस्ट ये रही, है ना। तो इसी रजिस्टर में GS3 भी शुरू हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, और ये सब क्या है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है। मैं जो लास्ट अटेम्प्ट में थर्ड में मैंने ये जो करा है, थर्ड वाले में जिसमें सिलेक्शन हुआ, मैंने इसमें फ्लो चार्ट भी ऐड कर लिए। जैसे ये फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, इनसे क्या है 1-1, 2-2 मार्क्स इंक्रीज हो जाता है हर क्वेश्चन में, मतलब हर पेपर में आपके 20-20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट हर में ऐड कर लिए। SDG ऐड करना है, ये रैंक ऐड कर लिए। मैंने एनरिचमेंट सीखा टॉपरों से कि अच्छा ऐसे करते हैं तभी उनके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं। तो मैंने डेटा वगैरह ऐड ऑन करके ना, जस्ट जगह नहीं है नोट्स में, तो मैं खाली शीट्स पे लिख लेती थी और उसको उसी जगह पेस्ट करके या फिर वहीं लगा लेती थी कि जब भी रिवाइज करूँ तो डेटा भी साथ में आ जाए। अच्छा। ऐसे तो मेरा रिवीजन ऐसा हो गया कि एक ही जगह से पढ़ना है सारा, एक ही जगह से 10 जगह भटकना ही नहीं है। तो ये सारी मैंने कंटेंट एनरिचमेंट करी, जगह तो बची नहीं नोट्स में लिखने की, तो मैंने सिस्टमेटिक वे में करने के लिए शीट्स को वहीं पे अटैच कर दिया। अच्छा। कि जब भी पढ़ो एक साथ हो जाएगा सारा। तो ये तो सारा GS3 हो गया। अब मैं आपको अपना GS4 भी दिखाऊंगी, देखना आप रजिस्टर में। एक रजिस्टर ये है GS4 का, उसमें भी ये शुरू से तो खाली है। ऐसा दिखाते जाइए सामने से। अच्छा, ऐसा खोल के। अच्छा। हाँ। ये जैसे GS4 है, हाँ। GS4 में भी वही चेकलिस्ट है सेम, और यहाँ से GS4 शुरू हुआ ऐसे। तो इसमें भी यही सब चल रहा है। ये बहुत पहले बनाई थी जब मुझे प्लेन पेपर पे लिखने की आदत नहीं थी। तो ये लाइनिंग वाली में GS4 है ऐसे। तो ये GS4 है, इसके भी नोट्स बने थे। तो आप मानिए कि मेरा GS4 इतने से पेपर में कवर है, इतनी सी ये शीट्स हैं मेरी सिर्फ GS4 की। लोग कोचिंग का इतना मोटा मोटा बंडल पढ़ते हैं। अच्छा। तो वो इफेक्टिव है ये, केवल इतना GS4 हाँ, आपका? ये GS4 है मेरा इतना सा। अच्छा। ये तो इस GS4 ने ये, और एग्जाम्पल का जैसे GS4 में बोलते हैं एग्जाम्पल डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये GS4 के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने नोट कर लिए थे। ये शीट है, ये एक ऐसा शीट है GS4 के एग्जाम्पल का कि इसको अगर आपने डाल दिया अपने उसमें हर क्वेश्चन में, तो आपके इथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसकी मैंने अलग से एक नोट तैयार कर लिया था कि ये रट लेने हैं मुझे, सुबह शाम मैं इसको रट लूंगी कि इथिक्स में डालने हैं। अच्छा, हाँ, ये GS4 के एग्जाम्पल्स हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। GS4 के जो भी IAS और रहते हैं क्या क्या इनिशिएटिव चलाते हैं उनके डालते हैं। और ये अदर एग्जाम्पल हैं जो हम इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से आप ले रहे थे? जो टेलीग्राम ग्रुप पे एनरिचमेंट कंटेंट शेयर करते हैं ग्रुप्स में, वहाँ से, और जो आपको मेंटर्स बताए वो लोग जो टॉपर्स लोग पढ़ते हैं तो आपस में शेयर कर देते हैं। तो उन्हीं ने मुझे ये कुछ कंटेंट शेयर करेगी, ऐसे पढ़ लो, इनको ऐसे करो। उन्होंने सिर्फ मुझे मार्गदर्शन किया, मैंने कंटेंट को फिल्टर आउट करके उसके नोट्स बनाए। उन्होंने मुझे सिर्फ कंटेंट दिया और मैंने उस कंटेंट को इम्प्लीमेंट किया। ये चीज़ था, क्योंकि कंटेंट होता है 50 पेजेस का, आपको सिर्फ 1 पेज बनाना है, तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा ना कंटेंट को। नोट्स बनाएंगे फिर उसको पढ़ेंगे ऐसे। तो उन्होंने कंटेंट दिया, मैंने फिल्टर करके नोट्स बनाए। ये स्ट्रगल रही, ये सब हुआ। ये GS4 का हो गया। ऐसे ही बात करें GS के 5 और 6 पेपर जो UP स्पेसिफिक के अब हो गए हैं, ऑप्शनल हट गया है, उसके भी मैंने नोट्स बना रखे थे। लाइक देखिए GS 5, हाँ, ऑप्शनल की जगह बस UP स्पेसिफिक 5 और 6 पेपर जुड़ गए। हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये पेपर 5th के लिए भी मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई थी कि जैसे घटना चक्र से ऐड ऑन करना है, और शीट्स बनानी है, इंपॉर्टेंट चीज़ों के पॉइंट्स नोट करने हैं, और डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। करंट ऐड ऑन करना, UP स्पेसिफिक करंट। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करी। ऐसे ही मैंने पेपर 5th का सिलेबस उठाया था, और सिलेबस का पहला टॉपिक ये है, तो मैंने इस टॉपिक पे नोट्स बनाए कि हिस्ट्री क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, एंशिएंट सिटीज़ ऑफ UP क्या है। तो ये मेरे नोट्स हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ये नोट्स हो गया, किस टाइप की थी UP में, क्या प्रो हिस्टोरिक रहे, हिस्टोरिक एज रही, एपिक एरा ऑफ UP। तो ये UP का पेपर 5th का नोट मेकिंग शुरू हो गया। ऐसे ही मैंने हर टॉपिक के 1-1 पेज के नोट्स बना रखे थे। ऐसे ही ये जितना भी ये कंटेंट है आप देखिए UP उसमें, जैसे उत्तर प्रदेश की पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट हो गई, तो आप देखिए कितनी साइड की पेंटिंग होती हैं UP में। मिर्ज़ापुर पेंटिंग हो गई, मुगल्स की मॉडर्न पेंटिंग्स हो गई, पिचवई पेंटिंग्स, चौकपूर्णा पेंटिंग्स। तो इसके स्पेसिफिकली एक सारा कंटेंट एक ही जगह हो गया, तो रिवीजन में बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। जैसे आप ये
मानिए कि मुझे पेज पलट के ही सिर्फ रिवीजन करना है। जब मैं मेंस 3 दिन लगातार दे रही थी और चौथे दिन पेपर 5th और 6th होता था, तो मैं सिर्फ मानिए पेपर 5th के लिए सिर्फ इतना ही कंटेंट पढ़ के जा रही हूँ रोज़ पेज पलट के। तो मेरा पेपर 5th 6th इतने में ही कवर है। और ये नोट्स मेरे ऐसे थे कि सारा कंटेंट जो पेपर 5th 6th का है वो इन्हीं में इन्वॉल्व है। और जो कुछ होता था एड ऑन मैं शीट में करती थी। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो किसी भी चीज़ का यूपी में, जैसे हाई कोर्ट का ही ले लिया, यूपी में हाई कोर्ट, तो पहले मैंने लिखा हुआ आर्टिकल बताए हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुआ बताए हैं, अपॉइंटमेंट और ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो मैं ये सब चीज़ें, ये नोट्स मेकिंग है। मैं सबको यही गाइड करूँगी कि टॉपिक उठाएं, कंटेंट लें, हर टॉपिक के एक शॉर्ट नोट्स बना लें। वो सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, जो मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बुक से भी पढ़ लेते हैं, पर मुझे नोट मेकिंग करके पढ़ना पसंद है, इसलिए मैंने नोट्स पे बहुत फोकस करा। बहुत ज़्यादा फोकस मेरा नोट्स पे रहा और नोट्स की बदौलत ही है जो इस बार मेरे अच्छे मार्क्स होंगे, तभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा नोट्स बनाया है आपने। बहुत नोट्स बनाया है मैंने। नोट्स बनाने में तो मेरा बहुत टाइम लगा है, उससे ही मेरी राइटिंग स्किल्स सुधरी हैं। जो मेरा लिखने की प्रैक्टिस है वो इसी से सुधरी है। आप देखिए पेपर 5th 6th के नोट हैं सारे। ये पेपर 5th हुआ, ऐसे ही अब पेपर 6th की बात करते हैं। ये बुकलेट मेरी 6th पेपर की है, इस पे लिखा भी हुआ है यूपी स्पेशल पेपर 6 200 मार्क्स। अब ये ऐसे ही जो पेपर 6th है इसका टॉपिक क्या था, पहला ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, फीचर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट। तो इसके में जो भी कंटेंट है वो सब लाइन से है एक ही पेज में, तो अब याद करने की ज़रूरत ही नहीं। और मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगा कि हाँ इसमें ये भी ऐड हो सकता है, तो वो मैंने शीट पे ऐड ऑन कर रखा है ओवरव्यू ऑफ यूपी इकोनॉमी में। तो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं यहाँ से भी पढ़ लूँगी। मुझे 10 बुक देखनी नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने नोट्स देखने हैं। तो इसी तरीके से पढ़ना है जैसे आप बाद में आपका टाइम बच जाए। तो आप देखिए ये पेपर 6th के नोट्स हैं मेरे सारे, मतलब इनको मैंने तसल्ली से बनाया है अलग अलग रिसोर्सेज से फिल्टर आउट करके कंटेंट को। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब 10 बुकों को पढ़ने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ अपने नोट्स पढ़ूंगी, बाकी मैं 10 जगह पढ़ भी नहीं सकती हूँ इन चीज़ों को। तो मुझे लगता है ये जो फ्रेशर कैंडिडेट हो उसको इसी तरीके से पढ़ेगा। जैसे न्यू यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो यहीं पे मैंने ऐसे डायग्राम बना रखे हैं, तो ये मेरे दिमाग में इमेज फ्रेम हो गई कि मुझे ऐसे आंसर लिखना है। तो जब मैं आंसर लिखूंगी तो मुझे पहले से पता है क्योंकि मेरे नोट्स में ऐसे आंसर हैं, तो मैं ऐसा ही तो आंसर लिख पाऊंगी जो मैंने देखा है। इसलिए मैं अपने नोट्स को वैसा ही बनाती थी, जैसा मुझे आंसर लिखना है वैसे ही लिखना है। तो वो सब, और बाद में मैंने कमेटी रिपोर्ट्स, एनरिचमेंट, डेटा वगैरह वो नोट्स में ही मेंशन कर लिए, जिससे कि जब मैं याद करूँ, रिवीजन करूँ, वो डेटा एग्जाम्पल भी साथ में रिवाइज हो जाए, अलग अलग जगह मुझे देखना ही ना पड़े। तो आप देखिए पेपर जो 6th है वो मेरा कितने पेजेस में है, सिर्फ इतने पेजेस में मेरा पेपर 6th कवर है। बस ये पेपर है, इसमें से भी स्पेसिफिक पढ़ती हूँ मैं कुछ। अच्छा। हाँ, तो नोट्स मेकिंग मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आप मानिए यूपी के ये 2 डायग्राम हैं, अगर ये आपके नोट्स में मेंशन है तो आप इन्हें बना के आओगे, फॉरेस्ट के हैं ये, फॉरेस्ट पे कोई क्वेश्चन आया तो आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, तभी आपके 2 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। वैसे ही आप देखिए वेजिटेशन ऑफ यूपी में मैंने छोटा सा यहाँ डायग्राम बना भी रखा है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इसको पढ़ूंगी तो मेरे दिमाग में ये इमेज फिट है कि मुझे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाना ही बनाना है अपने आंसर में। तो ये 2 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा दिलाएगा मुझे, और 2 मार्क्स से तो सिलेक्शन रुक भी जाता है और हो भी जाता है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेने हैं। वो कैसे लोगे? डेटा डाल के, एग्जाम्पल डाल के, एग्जाम्पल डायग्राम्स डाल के, तो ये फ्लो चार्ट डाल के। तो ये सब मैंने अपने इस वाले अटेम्प्ट में सीखा अपने मेंटर्स से। तो उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया, क्योंकि वो खुद सेलेक्टेड हैं, तो उन्होंने मुझे भी अपनी सारी टेक्निक्स बताई। तो मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन ऐसा रहा कि मुझे यहाँ तक ले आया, मुझे सही डायरेक्शन मिल गया। ये चीज़ तो ये सब हुआ। और बाकी आप देख ही सकते हैं 6 पेपर के 6 पेपर के नोट्स मैंने आपको दिखाई दिए, और एक पेपर हिंदी का होता है और एक ऐसे का होता है। तो हिंदी का भी है आपका? हिंदी के, हाँ, हिंदी का मैं बता देती हूँ। हिंदी का मैंने क्या करा है, देखो हिंदी का भी मेरे यहीं रखे हैं। मेंस के बाद से मैंने अपनी किताबें छेड़ी नहीं है, एज इट इज ही रखी हैं मैंने अपने टेबल से। देखो हिंदी के लिए मैंने फॉर्मेट तैयार किए थे। जैसे अर्ध सरकारी शासकीय पत्र आता है तो अर्ध शासकीय पत्र लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेट डेफिनेशन तैयार कर ली, विशेषणा तैयार कर ली, और ये इसका प्रारूप तैयार कर लिया। ऐसे ऐसे ये प्रारूप है और ये उसका एक एग्जाम्पल तैयार कर लिया। तो एक शीट अर्ध सरकारी पत्र की हो गई। वैसे ही अब बात करें हम शासकीय पत्र की, तो शासकीय पत्र की भी डेफिनेशन लिख ली, प्रारूप लिख लिया, और एक एग्जाम्पल के तौर पे लेटर लिख लिया। तो जब भी मैं पढ़ूंगी तो एक शीट से मेरा एग्जाम्पल और ये प्रारूप वगैरह
हो जाएगा। वैसे ही जो सिलेबस में हमारे अधिसूचना भी आती है, वैसे ही अधिसूचना भी कर ली और उसका फॉर्मेट भी कर लिया और इस तरीके का एग्जाम्पल भी कर लिया। वैसे ही हमारे में जो है और कार्यालय आदेश भी आता है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये है हमारा कार्यालय आदेश। एक हमारा राइटिंग सेक्शन में हिंदी में कार्यालय आदेश भी आता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये विशेषताएं हो गई, ये प्रारूप हो गया और ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया लिखने का। तो हिंदी में ये अलग अलग मैंने जो भी हिंदी के वो है परिपत्र है, परिपत्र भी आता है, उसका फॉर्मेट भी। तो जो फॉर्मेट वाला राइटिंग जो होता है ना हिंदी में, उसके मैंने ऐसे फॉर्मेट बना के शीट्स पे यूट्यूब से देख के रख लिए थे। और कुछ कुछ हिंदी में ना अगर आप कोई कविता डाल दो, कुछ डाल दो, जैसे मैंने कुछ कविताएं रट ली थी, जैसे कोट होते हैं ना, कोटेशन, मैंने कुछ कोटेशन रख ली थी कि अगर साहित्य पे पैराग्राफ आया तो मुझे ये कोटेशन डालनी है। जैसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ और हिंदी में मेरे कभी ज़्यादा मार्क्स आए नहीं, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने कोटेशंस रट ली थी कि अंधकार है जहाँ वहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो मैंने रट लिया था कि अगर साहित्य पे ऐसे वो कुछ आ गया, मुझे कोटेशन ज़रूर डालनी है। तो क्योंकि अगर ये कोटेशन डाल दी तो वो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा, मुझे ज़्यादा मार्क्स देगा। तो ये मैंने रट ली। मैंने लोगों की हिंदी की कॉपियों से ना चुरा लिया ये कंटेंट और अपने इसमें लिख लिया कि अगर ऐसा आ गया तो ये घुसाना ही घुसाना है, क्योंकि अगर मैंने हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं करा तो मैं आउट हूँ इस गेम से। तो इस बार मैंने हिंदी पे भी बहुत काम करा। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी इस वाले अटेम्प्ट में ही शीट्स बनाई हैं इतनी साफ सुथरी। इससे पहले तो मैं बहुत रफली काम कर रही थी हिंदी में, तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार हिंदी में मैं रह जाती थी। तो इस बार मैंने हिंदी में बहुत मेहनत करी हिंदी में। तो इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है हिंदी ने इस बार मुझे बचा लिया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया है। वरना अगर हिंदी में कम मार्क्स होते तो मेरा सिलेक्शन ना होता। एक मैंने SK कुमार सर के यूट्यूब पे वीडियो, वो हिंदी पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने ये भी समझ लिया था कि कैसे हिंदी में और एक्स्ट्रा मार्क्स लें। लाइक जैसे भावार्थ लिखने को आता है हम पे, तो भावार्थ का एक फॉर्मेट होता है। हम सिर्फ नॉर्मल भावार्थ लिख देते हैं, तो हमें मुख्य भाव, गौण भाव, सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव भी बताना होता है। पहले के 2 अटेम्प्ट में मुझे ये पता नहीं था, अब की बार मुझे पता था। तो अगर मैंने ये भाव वहाँ लिखे हैं ना ब्लैक पेन से, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर मुझे 4 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा ये देखते ही, क्योंकि मैंने इंप्रेशन इतना अच्छा डाल दिया, सारे भाव बता दिए। ये वही बता सकता है जिसने डेप्थ में पढ़ाई करी होगी हिंदी की। तो इस बार मैंने बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हिंदी मुझे बचा लिया है। ऐसे ही मैंने इनका व्याख्या, पिछली बार ऐसा नहीं करा, माइंटरशिप नहीं थी ना, किसी ने बताया नहीं था ऐसे करते हैं। अच्छा। इस बार बताया मुझे, तब मैंने इन पे काम करा है। यादव सर बोला है आपने? नहीं, SK कुमार सर हैं हिंदी के, वो DSP हैं अभी यूपी में। वो उनका यूट्यूब चैनल है, वो हिंदी पढ़ाते हैं। हाँ, तो उन्होंने फॉर्मेट बताए हैं, तो उनकी यूट्यूब से वीडियो देख के मैंने फॉर्मेट को नोट कर लिया। और SK कुमार सर के बारे में भी मैंने अपने मेंटर्स से सुना था। उन्होंने बोला था हिंदी के लिए SK कुमार की वीडियो देख लो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। MK यादव सर, MK यादव ना है, पर मैंने उनसे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हाँ, तो उनका भी काफी नाम बताया है, स्टूडेंट इसलिए बोला। हाँ, प्रारूप जैसे व्याख्या लिखने को आती है, तो पहले मैं क्या करती थी, दूसरों के 2 अटेम्प्ट में नॉर्मल व्याख्या लिख देती थी। इस बार मैंने देखा कि व्याख्या हिंदी में कभी ऐसे नहीं लिखी जाती। पहले प्रसंग लिखा जाता है, फिर संदर्भ लिखा जाता है, फिर टिप्पणी में मतलब कोटेशन लिखी जाती है, फिर शब्द अर्थ लिखे जाते हैं। ये क्या है, आपके 10 मार्क्स FH कर लेती है। तो मैं यहाँ लैग कर रही थी शुरू के 2 अटेम्प्ट में, इस बार मैंने ये भी सीख लिया। तो इस बार मानो कि इस बार मैंने हिंदी में बहुत काम करा है। संक्षेपण कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट भी देखा कि पहले शीर्षक लिखते हैं, फिर शब्द सीमा भी बताते हैं एंड में। तो ये सारे फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिए थे पहले ही मेंस से, कि अगर मेरा इस बार मेंस कॉल आ गई तो इस बार मुझे मौके पे छक्का मारना है। ये मैं यस इस बार मैंने तैयार कर लिया था कि मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगी कहीं भी। अब लग रहा था डू और डाई सिचुएशन, करो या मरो। या तो मैं पढ़ते पढ़ते जिंदगी भी चली जाए तो मैं राजी थी इस चीज़ में। ये सब कुछ हिंदी की लाइन्स हैं, मैंने रट ली थी। जैसे लेटर लिखने को आता है ना, तो हम कुछ इंग्लिश मीडियम वाले क्या है, अच्छी हिंदी बना नहीं पाते, वो हम घिसी पिटी गंदी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, उस पर वो जो एग्जामिनर होते हैं अच्छे मार्क्स नहीं देते। हिंदी मीडियम वाले अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो मार्क्स फैच कर जाते हैं। तो मैंने ना वो लैंग्वेज भी रट ली थी। लाइक जैसे पत्र में लिखते हैं ना, जैसे मैंने ऐसे कुछ लाइन्स रट ली थी, जैसे सरकारी उदासीनता के कारण परिस्थिति विकट होती जा रही है, कृपया संज्ञान लेकर दिशा निर्देशों में सख्ती बरतने का आदेश करें। तो आप खुद देखिए, इंग्लिश मीडियम का बच्चा उदासीनता, परिस्थिति, संज्ञान लेकर, निर्देशों, ऐसे शब्द लिख पाएगा? ये तो वही लिख पाएगा जो खुद हिंदी में लिखता है। हम लिखेंगे तो मात्राओं में गलती कर देंगे और फिर वहाँ हमें 0 मिल जाएगा। तो मैंने ये लाइन्स रट ली थी कि लेटर अगर आता है तो मुझे ये लाइन्स डालनी ही डालनी है, जिससे कि उसको ये लगे कि ये बच्चा ने बहुत अच्छी हिंदी लिखी है। तो मैंने कुछ लाइन्स भी रट ली थी। जैसे और लाइन बताऊं आपको 1-2, जैसे
जैसे समस्त संबंधित पक्ष समय सीमा में एवं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। तो ऐसी ऐसी कुछ लाइन थी जो लेटर में डालते हैं, जो सारे लेटरों में फिट होती हैं। वो लाइन मैंने लिख ली 4-5 और मैंने वो रट ली। मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि लेटर आएगा, मुझे ये लाइन लिखनी है। कि एग्जामिनर को ये फील नहीं होना चाहिए इस बच्चे को आता नहीं है। लाइन डाल दो और उनको फील होना चाहिए कि इस बच्चे को आता है, मैं मार्क्स दूंगा। हिंदी अच्छी आती है क्योंकि हिंदी की वजह से 2 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो सोचा इस बार हिंदी लेनी पड़ेगी। तो यही सब हिंदी के भी मैंने, और कुछ मेरी ना हमेशा मैं हिंदी लिखती थी तो मात्राओं की गलती होती थी, उसकी वजह से ना मुझे जो मेरे मेंटर थे मेरी कॉपी भी चेक करते थे तो वो गोला लगा देते थे, तो कहते थे इतनी त्रुटि मिस्टेक नहीं होती हिंदी में। तो मैं क्या करती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो वहाँ से जो होते हैं ना वर्ड्स उठाते हैं, ऐसे नेतृत्व कैसे लिखेंगे, निश्चिंत कैसे लिखेंगे, तो ये सारे वर्ड ना मैं लिख लेती थी कि नेतृत्व में ऐसी वाली मात्रा आती है, निश्चिंत में बिंदु आती है, सांस्कृतिक कैसे लिखेंगे, तो ये सब भी मैं लिख लेती थी न्यूज़पेपर से, या हिंदी की कोई चीज़ मिल रही है जिससे कि जो मेरी वर्तनी है ना वो भी अशुद्धि ना हो, त्रुटि ना हो। तो देखिए मैंने त्रुटि को बचाने के लिए भी कितने सारे शब्द न्यूज़पेपरों से हिंदी से उठाए हैं। लाइक ऐसे ऐसे आत्मवलोकन कैसे लिखेंगे, निष्क्रिय और आर्थिक, मतलब मात्राओं वाली चीज़ें हैं, और एक एक ऐसे करके भी लिखे थे। जैसे क से कितने सारे वर्ड बन रहे हैं जो हार्ड है, ग से क्या क्वेश्चन वर्ड बन रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मात्राओं की गलती भी बचूं, क्योंकि हिंदियों में मात्रा की गलती अलाउ नहीं होती है, बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो मैंने त्रुटि मिस्टेक से बचाने के लिए भी वर्तनी पे बहुत काम करा था। न्यूज़पेपर पढ़ती थी, वहाँ से जो अच्छा शब्द मिल रहा है या मुझे लग रहा है इसे नोट कर लें तो मैं नोट कर लेती थी। तो यही सब मेरी हिंदी की प्रिपरेशन रही। बाकी जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है उसके लिए मैंने आदित्य प्रकाशन की बुक यूज़ करी थी, और एक पूर्वालोकन आती है घटना चक्री जिसमें PYQ होता है पूरा हिंदी का, तो एक वो बुकलेट यूज़ करी थी। ग्रामर सेक्शन आपका वहाँ से हो जाएगा, जैसे मुहावरे हो गए और वो उपसर्ग प्रत्यय हो गए और वर्तनी हो गई, आपकी अशुद्धि शुद्धि हो गई, विलोम शब्द हो गए, ये सब आपके ग्रामर सेक्शन की बुक लिस्ट होती है, उनसे हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में आपको बता चुकी हूँ। और एस्से में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स रहे थे लास्ट ईयर, मतलब अच्छे मार्क्स थे मेरे एस्से में। तो एस्से में मेरा स्ट्रेटेजी यही रही कि मैं एस्से में डेटा डालती थी बहुत ज़्यादा, जैसे डेटा डाल दिया, वुमेन से रिलेटेड कोट डाले, बहुत सारे कोटेशंस डाले, और एस्से में कमिटी रिपोर्ट्स डाल दो। एस्से को पहले जैसे आंसर लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन दो, बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, और फिर बाद में बताओ कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये सब जैसे आप GS में आंसर लिखते हो ना, वैसे ही आप एस्से में भी लिखो, सब बताओ उनको, और फिर अपना ओपिनियन भी बता सकते हो एंड में कि विकसित भारत का, इंडिया का टारगेट ये है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है यूपी को, तो इसका टारगेट ये है। तो इससे क्या है, एग्जामिनर इम्पैक्ट खाता है कि बच्चे को बहुत नॉलेज है। जैसे अभी इस बार का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो अभी इस बार के 24 के मेंस में वुमेन के रिलेटेड एम्पावर के लिए वो था एक ऐसे, तो मैंने, आप मानेंगे नहीं क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करे, आप सुनेंगे तो आपको खुद भी हंसी आएगी। मैंने ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करे हैं, नारी शक्ति से विकसित भारत, सशक्त नारी से सशक्त भारत, ऐसे ऐसे जेंडर इंक्लूसिव विकसित भारत। तो आप मानिए कि मैंने ऐसे में ऐसे कीवर्ड्स डाल दिए हैं, और कमिटी रिपोर्ट्स डाली हैं, लाइक ममता शर्मा कमिटी है, और एक पामे करके कमिटी थी वुमेन से रिलेटेड करके, वो कमिटी डाली है। तो उसका मुझे लगता है कि ऐसे में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए होंगे, क्योंकि अंदर से भी एक फीलिंग आती है ना कि हाँ हमने अच्छा लिख दिया है। तो मैंने ऐसे कीवर्ड्स डाले, और ये सारी नॉलेज मेरी अलग से नहीं थी ऐसे की, जो मैंने GS में सोसाइटी, GS1 में जो सोसाइटी होता है और वहाँ से जो पढ़ा वही मैंने ऐसे में इम्प्लीमेंट करा, और डेटा जो था वो सब करा। तो यही मेरा ऑल ओवरऑल प्रिपरेशन की जर्नी रही। सब कुछ बता दिया आपने। जी जी। अब जो प्री देने वाले हैं, हाँ। तो प्री के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, खासकर प्री के लिए? जी बिल्कुल, मैं प्री की रणनीति के लिए भी आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको प्री के अपने कुछ घटना चक्र के नोट्स दिखाना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप सभी ने सुना होगा कि सब लोग रिकमेंड करते हैं कि जो घटना चक्र है, मोटी मोटी जो आती हैं पूर्वालोकन की, वो आप पढ़िए। तो मेरा प्री का स्ट्रेटेजी मैं बता देती हूँ आपको। प्री के लिए सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं कुछ फिक्स, ये हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम, ये सब पढ़ते हैं। यही मैंने पढ़ी थी, मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है, आप इसकी हालत भी देख सकते हैं। ये इस तरीके की इसकी कुछ हालत हो चुकी है स्पेक्ट्रम की। इसमें भी मैं एक्स्ट्रा कुछ नोट करना होता था तो नोट कर लेती थी। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम की, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की, लक्ष्मीकांत की भी ऐसी हालत होती है। हाँ, ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गए, सब जानते हैं इन बुकों को, कोई ऐसा नहीं है जो तैयारी कर रहा हो इन बुकों को ना जानता हो। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS पढ़ी है मैंने, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वही नितिन संगानिया पढ़ी है जो सब पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी के लिए मैं बता दूं तो ज्योग्राफी के लिए मेरा ये था,
ज्योग्राफी के लिए ये सारी एनसीईआरटी हैं। ये 7th की एनसीईआरटी, ये 6th की, ये 11th की, 12th की, ये सारी एनसीईआरटी हैं जो ज्योग्राफी के लिए मैंने पढ़ी। और मैंने एक जीसी लियोंग करके बुक भी आती है, उससे भी स्पेसिफिक नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के, क्योंकि पहले मैं तैयारी यूपीएससी की शुरू करी थी, तो मेरे सारे सोर्स यूपीएससी वाले थे। अब यूपीएससी की तैयारी करी थी तो पीसीएस भी दे रही थी मैं, तो पीसीएस में मुझे किसी ने रिकमेंड करा कि पीसीएस के लिए घटना चक्र की जो पूर्वालोकन होती हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, पर वो बहुत बल्कि बुक होती हैं, क्योंकि जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए वो सारे होते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि मुझसे कि पहले वो बुक पढ़नी पड़ेंगी और फिर उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब वो आके आपके इफेक्टिव होंगे। तो मैंने पहले वो इतनी बल्कि बुक्स को पढ़ा, वहां से क्रिस्प नोट्स बना लिए। आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि आप मानिए ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं। अगर आप पूर्वालोकन देखेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री की, वो इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी है, और मैंने उस इतनी मोटी बुक से इतने से पेजेस के नोट्स बना लिए। अब आप मानिए कि परसों 10 दिन बाद आपका प्रीलिम्स है, तो आपको ये पढ़ना आसान है या ये पढ़ना आसान है? एक सब्जेक्ट के लिए ऑफकोर्स सी बात है आप इसी को पढ़ेंगे। तो आपको नोट्स बनाने हैं, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए एक बारी में उनको नोट नहीं करना, जो आपको सॉल्व नहीं हो रहे उनको शीट्स पे लिख लो। मैं क्या है A4 शीट यूज़ नहीं करती थी, मैं क्वार्टर साइज शीट यूज़ करती थी। मेरी साइज का शीट का साइज थोड़ा बड़ा है, तो मैं सोचती थी ज़्यादा कंटेंट आ जाए एक शीट में, ज़्यादा पेजेस होंगे तो डर लगेगा पढ़ने में। ऐसे ही मैंने घटना चक्र से हर सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए। जैसे आप मानिए बायोलॉजी के नोट्स हैं, हाँ ये क्वार्टर साइज शीट है, ये थोड़ी बड़ी है। मैं सोचती थी एक ही शीट में ज़्यादा कंटेंट आ जाए, ज़्यादा शीट्स ना हो इसलिए। तो ऐसे ही मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के और मेडिवल हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के घटना चक्र के नोट्स बना लिए। जैसे आप मानिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स हैं, तो यही सब मैंने नोट्स बना लिए पॉलिटी वगैरह के, और इन्हीं को मल्टीपल रिवीजन करा प्रीलिम्स के लिए। तो जीएस का प्रीलिम्स तो यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं सीसेट। सीसेट एक बहुत बड़ा हर्डल रहता है यूपीपीसीएस की जर्नी में, क्योंकि यहाँ के सीसेट में हिंदी आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, और मैथ रीजनिंग भी आती है। तो मैथ रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब से, जब यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी, सिविल स्टेप करके कोई थे सर, वो मैथ रीजनिंग पढ़ाते थे, तो वहाँ से मैंने मैथ रीजनिंग करी थी और नोट डाउन कर लेती थी जो भी फॉर्मूले ट्रिक्स वो बताते थे। वहाँ से मेरी मैथ रीजनिंग हुई। उसके बाद हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक यूज़ करी, और PYQ जो होता है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का, उसको देखती थी और वहाँ से देख लेती थी किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो आती है सीसेट में, जितने भी अभी तक के PYQ हैं, वहाँ से मैंने उनका कंटेंट नोट कर लिया PYQ का, वहीं से सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो नोट कर लिया एक जगह, उन्हीं को मल्टीपल रिवाइज करती थी। और यहीं से अगर आप इतना कर लिया, इंग्लिश के लिए आप थोड़ा एक्टिव पैसिव देख लो, कैसे सेंटेंस बदलते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, थोड़ा टेंसेज वगैरह देख लोगे तो इंग्लिश भी आप ले जाओगे। मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मुझे इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती थी, तो ये सब हिंदी और ये सब हुआ, सीसेट हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत भी करने वाले हो तो सीसेट ले जाओगे। ये सब ओवरऑल प्रिपरेशन रही। और मैं आपको अपनी किताबें भी बताऊंगी जो एक्स्ट्रा में पढ़ती थी मैं। आज से कुछ टाइम पहले मेरे पापा 2026 के लिए मेरी नई डायरी लाए थे, तो मैं अपने मन में सोचा था कि भगवान, इस डायरी को मैं जब ही लिखना शुरू करूंगी जब या तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी। तो इस डायरी के पहले पन्ने पे मैंने कुछ लिखा था, वो आपको दिखाना चाहूँगी। इस डायरी के पहले पन्ने पे मैंने लिखा था 20 मार्च को 2026 को, वही लाइन लिखी थी, सेव मी दिस ईयर, फाइनल सिलेक्शन नीडेड, और उस होली PDF में मेरा नाम हो, रोल नंबर हो, और यूनिवर्स की सारी पावर, प्लीज़ मेरा सिलेक्शन बचा लेना, और थैंक यू लिखा है जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन। ये सब मैंने लिखा था। और अब मैं जब इस डायरी को आगे लिखूंगी तो मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत के साथ लिखूंगी 2026 ये। यस। और जब मैं कभी ज़्यादा उदास होती थी तो मैं हमेशा है ना, अब कुछ बनाने की आदत थी, जैसे शिव कोई श्लोक लिख लिया, तो मैं कुछ अच्छी अच्छी जो लाइन्स होती हैं वो लिख लेती थी। जैसे कि मैंने 23 मार्च को ये चीज़ भी लिखी थी, अब मेरी बारी है करके कुछ लाइंस लिखी थी, तो मैं ऐसे 23 मार्च 26 में लिखी थी, अब मेरी बारी है करके कुछ लाइंस। अब मेरी बारी है। हाँ, इसको पढ़ के सुनाएंगे? हाँ, वो कमरे की खामोशी, वो किताबों का ढेर, जहाँ वक्त नहीं चलता था बस होती थी देर, मैं दबे पाँव चलती रही उजालों की ओर, दिल में एक उम्मीद थी पर खामोश था शोर, मैंने आंसुओं को अपनी स्याही से छुपाया था, डर लगता था कहीं खो ना जाऊं, भीड़ में कहीं सो ना जाऊं, पर उन रातों की जाग का अब सवेरा हो गया है, अब मेरी बारी है, दुनिया को दिखाने की पूरी तैयारी है, रोक सके तो रोक ले, किस्मत ये बेचारी है, अब मेरी बारी है। ऐसे तो ये
कहाँ से आपने मतलब आपसे लिखते थे? नहीं, ऐसा होता था कि जैसे मैं कुछ यूट्यूब पे सुन रही हूँ, जैसे मम्मी भी आती। जी, हाँ। जब मैं यूट्यूब पे कुछ सुन रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा हाँ, हाँ। तो मैं नोट डाउन करती थी। और ये मेरी कुछ बुक लिस्ट थी, जैसे स्त्री आंतरिक बल की ओर, आचार्य प्रशांत की, एक संघर्ष अपने विरुद्ध, माइंड मैजिक मैनिफेस्टेशन के लिए मैं बुक लाई थी कि पॉजिटिव माइंड रहे, और एक मास्टरी और माइंड सेट करके बुक थी कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें, कैसे इक्वेनिमस मेंटेन करें। तो ये कुछ अच्छी किताबें थी जो मैं फ्री टाइम निकाल के पढ़ती थी, ये सब। बाकी मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ती थी, अपनी बुक्स पढ़ती थी या कुछ अच्छा लिखती थी। ये चीज करने में मैं पूरा टाइम जाता था। बाकी मेरी माता जी खड़ी हैं। माता जी, बिटिया रानी इतनी होनहार, इतनी बातें और बातें करके भी, और रिजल्ट होके आपको कैसा लगा जब रिजल्ट आया? क्या कैसा लग रहा मतलब विश्वास नहीं हुआ एकदम से। था? विश्वास नहीं हुआ? हाँ, वो इतना परेशान रहती थी ना, तो वो देख के इनको मतलब बहुत दिक्कतें होती थी। कहीं जा रहे हैं तो जाती भी नहीं थी, जबरदस्ती ले जाते थे फिर इनको। जबरदस्ती अभी भी बोला है कि हम जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं नहीं जाती थी, मतलब कहीं प्रोग्राम में जाना है, नहीं मैं नहीं जा रही, तुम सब जाओ। तुम सब जाओ। हाँ, तो कभी कभी तो ये अंदर ही करके जाते होंगे कि चले जाओ, सब लोग चले गए तो। हाँ, अभी छोड़ के गए थे बीच में, मैं अकेली रह जाऊंगी, तो फिर पापा वगैरह कह रहे थे नहीं अकेले नहीं, कि नहीं मैं रह जाऊंगी, फिर हम छोड़ के चले गए थे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार बन चुकी हैं बिटिया। हाँ, अब अकेले छोड़ना पड़ेगा। अकेला छोड़ना पड़ेगा, समाज को सुधारना है उनको, जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सपना इनने देखा था, ये कब से कहने लगी थी? बचपन से ही ये था। बचपन से? हाँ, आपने तो शुरुआत देखी है इनकी। हाँ, मतलब बचपन से ही शौक था। ऐसे पापा पुलिस में, पापा को वर्दी देख के मतलब बोलती थी, ऐसे पापा की वर्दी को देख के मुझे लगता है कभी मैं भी पहनूं, ऐसे करके बोलती थी। और बहुत तेज भी हैं, जैसा होना चाहिए एक अधिकारी को। घर में सबसे ज्यादा सबको डील करके रखती। हाँ, तो रहना चाहिए अधिकारी को, तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो भी बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं, अपने पेरेंट्स हैं उनके, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं पढ़ाना चाहिए लड़कियों को। मतलब जो दिक्कत है हमें हुई वो इनको ना हो आगे जाके, इसलिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को खास करके। काम, घर का काम भी होता है। हाँ, घर का काम भी करती है। मैं बुला ले, जैसे मैंने फोन करा, जैसे ऊपर ही रहती है यहीं पर, फोन करा तो आ जाती थी। अच्छा, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो बहुत सारी सब्जियां आती है जो साथ में मिलके ही करनी पड़ती हैं, तो करवा के जाती थी। टाइम मिल जाता था इतना घर का काम करने के लिए? नहीं, जैसे ऐसा होता था कोई कटिंग करवानी है, हेल्पिंग हैंड रहती थी मैं, कि जैसे घर में गेस्ट आ गए तो मम्मी ने बोला है कि आलू छिलवा दो या प्याज टमाटर सैलेड काट दो, या फिर कभी पालक बनता है, ग्रीन वेजिटेबल्स बनते हैं तो वो उसको अलग करना है, पालक वालक हो, तो कभी कभार अपने पास 5-10 मिनट बुला लिया जबरदस्ती, आ जाओ 10 मिनट के लिए, तो वो सब बिठवा के करा लिया। और मैं नहीं, पूरी जिम्मेदारी से नहीं, बट जब कभी कभार ये चली जाती थी तो जिम्मेदारी करनी पड़ती थी, तो उसमें भी मैं कहती थी कि अब 3 दिन हो गए, अब आ जाओ, मेरे से नहीं हो रहा। ऐसे। अच्छा, क्या शौक भी रखती हैं पढ़ाई के अलावा? क्या काम और जैसे कभी हॉबी होती है हमारी? हाँ, तो मुझे मेरी हॉबी में सबसे पहले तो ये है कि मुझे निष्काम अप्रोच के साथ पॉजिटिव लाइंस लिखना बहुत पसंद है, कि अब पॉजिटिव लाइंस लिखूं बैलेंस अप्रोच के साथ। सेकंड हॉबी है मेरी एनवायरनमेंट, नेचर से कनेक्ट करना। मुझे अच्छा मौसम हो रहा हो, ग्रीनरी हो, फ्लावर्स बहुत पसंद है, फ्लावर्स को रखना, कलेक्ट करना, उनको देखना बहुत पसंद है। और एक इनोवेटिव कुकिंग बहुत पसंद है, जो नॉर्मल कुकिंग करते हैं उसमें कुछ ऐसा करना जो ट्रेडिशनल वे में नहीं होता। जैसे अब मानिए कि हम नॉर्मल पिज़्ज़ा खाते हैं, वो वैसा होता है मैदे का। मेरे को ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना बहुत पसंद है, जिसमें मैं सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ। कुकम्बर हो गया, मतलब कैरेट हो गई, अनियन हो गई, टोमेटो हो गया, और सूजी से बनता है वो, मतलब हेल्दी होता है, नो चीज़। वो कैसे टाइम निकाला आपने? उसके लिए ऐसे टाइम निकाला कि जैसे कभी कभार मेरे घर वाले ही कहते थे कि आज तेरे हाथ का ब्रेड पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है। ब्रेड पिज़्ज़ा कौन बनाएगा? रश्मि बनाएगी। तो मैं 10 मिनट निकाल के अपना चली जाती थी, जब इन लोगों का होता था तो मैं इनके लिए बना देती थी। छोटी बहन है ना, वो बोलती थी दीदी आज आप बनाओ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाओ। अच्छा, छोटी बहन क्या कर रही है अभी? वो बीए कर रही है, सेकंड ईयर में है। तो उनको भी इसी लाइन में जाना है? उनका भी मन है कि कुछ और? हाँ, मन तो है उसका। अब मैं बन गई हूँ तो ऑफ कोर्स सी बात है, इंस्पिरेशन मिलेगी, तो अब वो चाहेगी तो बिल्कुल इस फील्ड में आए, मैं उसे हेल्प करूंगी। अच्छा,
जर्नी अभी यहीं पे बंद करनी है आपको अपनी कि आगे जाकर के यूपीएससी भी देना है? सर जर्नी तो सर बंद करने की तो बात तो कोई एस्पिरेंट सोच नहीं सकता। मैं अपनी क्या बात करूं, तो आगे मैं अपने प्रयास अपने यूपीपीसीएस में भी रखूंगी और अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए, और ऑफ कोर्स है मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए भी आगे प्रयासरत रहूंगी। जब तक मेरे में अंदर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है और जब तक मेरे में है इनिशियल मतलब कि मैं कर सकती हूँ, तब तक मैं लगी रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई बैरियर रोक पाएगा। अच्छा, पापा की जॉब इनके बचपन ही से लगी थी कि पहले से ही थी? मतलब पहले से थी, इनका बचपन हुआ था, जन्म हुआ था? नहीं, तब शादी से पहले से ही थी जॉब तो। शादी से पहले? अच्छा अच्छा, तो पहले ही से थी। तो अब पापा का क्या रिएक्शन था जिस दिन रिजल्ट आया? क्या कह रहे थे पापा का? नहीं, जितना पता आपको होगा उतना। हाँ, मतलब वो तो हाँ, मतलब वो तो मतलब एकदम से भावुक हो गए। तो हम सब बोले ऐसे क्यों कर रहे हो, तो खुशी का टाइम आ गया, सब खुश हो, मेरी मिठाई खाओ। मैंने ऐसे मत करो। मैं लेटे हुए थे, मतलब लेटे ही रह गए थे। सो रहे थे ना, रात में लेट आया था रिजल्ट इनका, तो इन्होंने ऊपर से फोन करके बोला ना, तो सब लोग एकदम से जग गए। तो पापा को भी जगाया, तो बोले अरे ऐसे करके वो लेटे रह गए। फिर हाँ, मतलब रोने से लगे। फिर हमने भी रोए थे? हाँ, मैं रोई थी ना जब बच्चे कह रहे थे, जब इनका वो क्लियर हुआ था, कौन सा वाला मेंस, उसमें मैं ऐसे स्वेटर बना रही थी, स्वेटर बनाते ना अपने आप हाथ चल रहे, बच्चे कह रहे, भाई कह रहा क्यों रो रही हो? अच्छा। जो तुम्हें दुख हो रहा है, खुशी हो रही है। मैंने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब पता चलेगा क्यों रोते हैं। माता पिता का जो होता है बच्चों के लिए, बच्चे संपन्न होना चाहिए, बच्चों की सफलता होनी चाहिए, उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही है। वो अपने आप ही चलते जा रहे। फिर हमने कहा इसे भगवान को धन्यवाद करके आओ। फिर मंदिर गई, रात में ही मंदिर भेजा इनको। अच्छा, अब बेटी की एक जिम्मेदारी होती है कि भाई सफल हो गई हैं, तो अब क्या करने वाले हैं इनके लिए? आगे जाकर के पढ़ाओगे कि? अब वो इनकी मर्जी है, अब तक पढ़ाया, आगे भी पढ़ाएंगे। अच्छा, ये हाँ, वो इनके ऊपर है ना, जो पढ़ना चाहेंगी। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, अब भी जबरदस्ती नहीं थी। अपनी मर्जी से ही करा जो करा इन्होंने। हाँ, नहीं, अपनी मर्जी से तो उन्होंने किया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि हम लिखते थे अच्छे विचारों को, चीजों को, कुछ याद है जो लिखते थे आप? हाँ, वो सारे जो अपने कर्म करें और भगवान के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दें, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें कि हाँ होगा। मतलब ये लाइन रट लें, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में और तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तू है नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इससे ये है कि हम अपने काम करेंगे, बाकी जो रिजल्ट है वो हमने संसार और भगवान के हाथ में छोड़ा है, वो संभाल लेंगे। अपनी जो है ना मकसद, वो रास्तों पे रखो। अपना जो गोल है ना, रास्तों पे रखो, मंजिल की तरफ अटैचमेंट मत रखो। रास्तों पे फोकस रहेगा, मंजिल मिल जाएगी। अगर मंजिल पे फोकस रहेगा तो रास्तों से भटक जाओगे। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे लगता है हर बच्चे को देखनी चाहिए, और एक बैलेंस अप्रोच, इक्वानिमस अप्रोच बना के रखे। किसी की वाहवाही में ज़्यादा हाई नहीं हो जाना, और किसी की ज़्यादा बुराई में, कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, ज़्यादा लो नहीं हो जाना। लोगों को लाइटली लो, चिकना घड़ा बन जाओ। अच्छी बात है तो सुनो, नहीं है तो जाने दो, बस यही सब है। अच्छा, मम्मी क्या कहने वाली हैं आप? मेरे हिसाब से तो मतलब इनको बहुत सारी दिक्कतें हुई है। मतलब परेशान रहना, रोने लग जाती थी, नीचे जाती थी। तो मतलब अभी पेपर भी दिए थे ना, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी। पापा गए थे इनके साथ, हम बोलते थे फ्रूटी ले लेना, जूस ले लेना, और कुछ खाएंगी नहीं वो, जिससे नींद आएगी। तो फ्रूटी जूस ही लेते थे, पर उसको भी थोड़ा सा खाया, बस मतलब बिना खाए पेपर दिए इन्होंने। और यहाँ पे डॉक्टर पे भी ले गए थे, बीमार हो गई थी। डॉक्टर को भी बोला मुझे नींद नहीं आती, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं डॉक्टर भी अच्छे थे, उन्होंने दवाइयाँ दी इनको। अच्छा। करे कोई नहीं, हो जाएगा आपका, परेशान मत हो। तो उन्होंने भी वो, जैसे मैं प्रिपरेशन सारा मेरा रेडी था, पर जैसे ही एग्जाम पास आया, सिर्फ 20 दिन रह गए, तो मैंने एक अपने हेल्थ इशू फेस किया कि मैं सो रही हूँ तो मेरे दिमाग में जो मैं पढ़ा है वो सब चलने लगा, एक मेंटल लेवल पे सब चलने लगा। और बीच में जब पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ पैर ना कांपने लग जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं डरने लगी थी कि मैं नीचे जाके कभी कभार बोल देती थी कि मेरे को एग्जाम नहीं देना, मेरे को पढ़ाई मत करवाओ और कुछ भी करवा लो। तो घर वालों ने मुझे ये बोल दिया कि तू इस बार का दे ले, बाकी हमें
में कोई फोर्स नहीं है, तेरा होता नहीं हो ना, बस तू दे ले फ्री माइंड से। डॉक्टर के पास गई थी जब ज़्यादा ही हाथ पैर ऐसे होने लगे थे, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। वो मेंस मैंने दवाइयाँ खा के लेके, सुबह जब पहला शिफ्ट का पेपर देती थी 3 घंटे का, तो दवाई खा के चली जाती थी। 2 घंटे के गैप पे जब खाना पीना थोड़ा सा खाने के बाद फिर दवाई खा के फिर सेकंड शिफ्ट देती थी। दवाई खा के मैंने मेंस दिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि भगवान क्या करेंगे, पूरा एफर्ट्स लगा दिया, जो पढ़ा इतने टाइम में सब झोंक दिया इसमें, दवाई खा के दिया। हेल्थ इश्यूज़ देख लिए, इमोशनल ट्रॉमा देख लिया, फिजिकली मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था, परसिवरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे हर तरीके से टेस्ट कर लिया था और तभी उन्होंने मुझे ये फाइनल सिलेक्शन दिया है, ये चीज़। तो अब मेरा भाई भी खड़ा है, ये भी कुछ बता पाएगा आपको, ये मेरे साथ ही रहता था हमेशा। बहन जी तहसीलदार बन गई, नायब तहसीलदार, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो खैर सभी को लग रहा है जो भी परिवार में है, पर खुशी की बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि रिजल्ट क्या होगा। मैं जब भी इनको ये कहता था कि बस अब अपना मेंस और उस पर फोकस रखो, रिजल्ट जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि फेलियर जब तक फेस नहीं करोगे तो जो विनिंग के बाद जो सक्सेस मिलेगी उसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी। जब तक फेलियर, जैसे इन्होंने 2 बार फेलियर फेस करे हैं, तो उससे इन्हें वैल्यू पता है कि जो सक्सेस की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है कि स्टूडेंट के लिए। तो उसके लिए ये परेशान होती थी, तो मैं हमेशा यही कहता था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं होगा तो और कुछ होगा। लाइफ बहुत बड़ी है, स्ट्रगल करोगे कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप बड़े हैं इनसे? हाँ, मैं इनसे बड़ा हूँ। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैंने बीटेक करा हुआ है, और मैं जो ESC होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन करता हूँ, और साथ में PSU वगैरह हैं उनकी प्रिपरेशन करता हूँ। बाकी SSC JEE जो भी टेक्निकल एग्जाम है उनकी करता हूँ, और काफ़ी इंटरव्यू वगैरह दिए हैं। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस होता था वो भी शेयर करता था इनके साथ। अच्छा। इंटरव्यू में आपको बिल्कुल काम रहना है, कोई हाइपर नहीं करना किसी भी चीज़ का। वो रिजल्ट जब आपके हाथ में है ही नहीं तो उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, इन्हें इंटरव्यू भी नहीं दिए, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी नहीं की? इन्होंने वैसे नहीं लिया, गाइडेंस प्रोग्राम नहीं लिया, पर जो ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन जैसे जिनका ग्रुप है, जो भी सर्किल होगा प्रिपरेशन के दौरान बना होगा, उसमें ये वीडियो कॉल मतलब जूम पे मीटिंग के थ्रू उस पर मॉक वगैरह देते थे। तो वही सफिशिएंट है, बस एक डायरेक्शन होना चाहिए, जो कि डायरेक्शन इन्हें मिलता रहा औरों से भी और हमसे भी। आत्मविश्वास तो बहुत है इनमें। हाँ, बहुत है, उसकी तो कमी नहीं थी। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सक्सेस मिलेगी, लेट मिलेगी, वो मिलेगी पर बढ़िया मिलेगी, और आज वो मिल गई। बहुत खुशी की बात। क्या कहना चाहेंगे? छोटी बहन है, मैं तो इससे पहले से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर इसका इंग्लिश मीडियम, मेरा हिंदी मीडियम है। तो बड़ी खुशी की बात है, परिवार में से कोई पहली अधिकारी बनी है, और इसका संघर्ष भी बहुत है, मतलब डेडिकेशन बहुत अच्छा था इसका। मतलब हम भी आते थे यहाँ पे, तो हम इस कमरे में तभी आ सकते थे जब पढ़ाई करते थे। इसमें मतलब डर लगता था। कहानी आपने मेरे को बताई थी, क्या कहानी है? इस कमरे की ये कहानी है, इसमें अधिकतर हमारी एक बड़ी सिस्टर थी, पहले वो रहती थी इस कमरे में, तो टीचर बन गई, उसके बाद वो चली गई शादी होके, तो वो कमरा इन्होंने ले लिया, और इन्होंने, और फिर ये भाई भी दोनों साथ, इसका बेड इधर है, इसका इधर है, ये इसी कमरे में रहने इनका। हम भी कभी भी आते थे तो बस देखते थे हम पढ़ रहे हैं तो बाहर बैठ जाते थे, पर अंदर कम आते थे, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करते थे। कभी आएंगे बाई चांस, कभी कभी इसे कुछ प्रॉब्लम हुई तो भाई ऐसे ऐसे, इसने शुरुआत में जब इसने स्टार्टिंग की अपनी प्रिपरेशन, पूछा भी था कि भाई ऐसे कैसे करें, क्या है। तो जितना मैं हिंदी मीडियम से जितना मैं बता सकता था मैंने कोशिश की। उसके बाद फिर इसने अपना खुद से किया, फिर और अच्छा करने लगी, हमसे बेहतर कर गई, और आज अधिकारी हो गई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे ये मेरा मैप है, ये सब मैंने लिखा है, ऐसे ही मेरे वहाँ पे वो पॉजिटिव कोट्स लिखा हुआ है वहाँ पे, ये सब। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के गोल्स लिखे थे, कभी 4 दिन पहले लिखे थे, रिजल्ट आने पहले। ये मेरे अल्टीमेट गोल है लाइफ के: साइलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, डिसीजन मेकिंग, काम, कंसिस्टेंट, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिटैचमेंट। लाइफ का गोल है सैनिटी, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, इक्वानिमिटी, सैंक्टिटी। और ये मैंने अपने लिए लिखा था: बी अ लोनली लायन देन पॉपुलर शीप, डिलाइटेड इन अ सॉलिट्यूड। तो ये सब पॉजिटिव लाइंस, और ये मेरे शिव जी, सरस्वती माँ का वरदान, और मैं अपनी गुल्लक भी रखती थी, और रोज शाम को मैं यहाँ पे दीपक भी जलाती हूँ, यहाँ पे दीपक जला के रख देती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ भगवान के। तो ये सब मेरा रहा कि मैं जब भी कुछ रोना आता था वो तो इनके पास आ जाती थी, मैं हाथ जोड़ लेती थी, और ये सब पॉजिटिव रहता था मेरा उसका। और यहाँ मैं सोती थी, यहाँ मेरा भाई था, वो पढ़ता था दूसरे बेड पे, तो हम लोगों का यही कमरा था, ये कमरा मेरा संसार था मेरे लिए। अच्छा, गुल्लक में आप
जो पैसे डालते थे जी, जी। तो वो यूज किए हैं अभी कि रखे नहीं, अभी ये रिसेंटली 10 दिन पहले ही लाई हूँ। तो मैंने बस एक मेरा क्रेज था कि मुझे लानी है पुरानी यादों के लिए। अभी तक मेरे पास 3 गुल्लक ऐसी भरी हुई हैं, बचपन की भरी हुई। तो अब मैं कह रही हूँ बड़े होने के बाद भी एक भरूंगी। तो ऐसे तो अभी कुछ है इसमें डाले हैं, बाकी अभी नहीं है। मेरी मम्मी बोल रही थी अब बैंक भरने के दिन आए हैं, तुम गुल्लक भर रही हो। तो ये सब अच्छा, था। ये जो फोटो है हाँ, पापा जी ये हैं पापा आपके? जी है, ये मेरी है। हाँ। वो पापा जी को बहुत पहले डीएम ने सम्मानित किया था अच्छा। उत्कर्ष पदक से, तो वो डीएम है, वो दे रहे हैं। और ये हमारी फोटो है। अच्छा, हाँ। तो ये पूरी नायब तहसीलदार बन चुकी हैं और क्या कहना चाहेंगे बहन के लिए और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मनीष है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बहन ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। उन्होंने गर्मी सर्दी कोई मौसम नहीं देखा, हमेशा पढ़ाई में लगी रहीं और लगन का ही क्या नतीजा है कि आज वो तहसीलदार के पद पे हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे परिवार के सभी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत खुशी हो रही है। हमारे रिश्तेदार हैं वो हमें फ़ोन करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहन ने ये अच्छा काम किया और इससे हमारे जो परिवार है उसको एक उन्नति प्राप्त हो रही है। अच्छा, तो नायब तहसीलदार बन गई हैं, पेरेंट्स भी को, परिवार को होना ही चाहिए। तो ये इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार की कहानियाँ लगातार हम लाते हैं, टॉपर्स से बात करते हैं। यूपीपीसीएस का प्री आने वाला है तो प्री की रणनीति भी बताई। आप लोगों के जो डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा? नमस्कार।